सेशन से अभी नहीं कर रहा होगा, देखना जरा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। विश्वजीत फ्री फायर ऑफिशियल नाम अपना वो रख के हैं जिस नाम से आप इनरोल्ड हैं, ठीक है ना। जिस नाम से आप क्या हैं यार इनरोल्ड हैं, प्लीज़ अपना वही नाम रखें। फ्री फायर ऑफिशियल नाम है आपका। और विशाल नायक वॉइस ओके है, ठीक है। क्लियर वीडियो एंड साउंड ऑडियो, आवाज़ तो आ रही है सर। अच्छा आ रही है आवाज़, अच्छा चलो यार, चलो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुमित गेमिंग वाले ही हैं यहाँ बैठे हुए सबके सब हैं। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शैल वी बिगिन। हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ परम सैनी, आप भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। परमानंद में हूँ। चलिए ठीक है। कैलकुलस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट ब्रांच आपकी शुरू हो रही है ना यार। कट हो रहा है अभी बट बहुत कम है। क्या बहुत कम है भाई? कुछ नहीं हो रहा कट, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनना। शिल्पा और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है अपनी कैलकुलस की। 100% में अगर बात करें तो 44% रहता था इसका वेटेज। जब 100 मार्क्स का पेपर होता था तो 44% या 45% वेटेज है इसका। और ये आपके लिए थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, आप आगे भी अगर फ्यूचर में कुछ पढ़ना चाहते हैं तब भी आपकी हेल्प करेगा। आप आगे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो कैलकुलस। असल में हम इस पूरी क्लास में कैलकुलस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हुए चलते हैं और दूसरे शब्दों में बहुत कुछ कर भी लेते हैं। अभी आपको इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया जाएगा 5th चैप्टर में। अगर मैं मेन बात करूं तो इसमें आपको माय डियर्स डिफरेंशिएशन करना सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है 6th चैप्टर। 6th चैप्टर में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराया जाता है। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, इसको कर लेता हूँ बंद, इसके पास का कुछ नहीं है, ठीक है ना। और चलो उसको चलने देते हैं। 6th चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन करना अगर आपको आ गया तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। फिर 7th चैप्टर इंटीग्रल्स है। 8th चैप्टर में इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। फिर 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मिक्सचर है, ठीक है ना। बस 9th चैप्टर तक आपने मेरे साथ चलना है। मैं एकदम आपका हाथ पकड़ के चलने वाला हूँ। अब देख लेना जो चल सकता है, ठीक है ना। वैसे वाले बच्चे मत बनना कि ना मुझे खुद ही चलना है, छोड़ो फिर आगे जाके गिर जाओगे, ठीक है। तो हाँ, तो हाथ पकड़ के चलेंगे सबके सब, तो आराम से पहुंच पाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। देखो ज़्यादा लोग आने कम लोग आना मतलब अच्छी बात है, आप बता रहे होंगे नॉलेज के लिए, लेकिन ये मैटर नहीं करता मेरे लिए भी, खास तौर से आपके लिए तो करता ही नहीं होगा, वैसे भी मेरे लिए भी नहीं करता किसी भी एंगल से, ठीक है ना। क्योंकि अब जो आए लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना यार बहुत सी चीज़ें जो अभी आप नहीं समझ पा रहे इंपॉर्टेंस, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे वाले बने कि यार लास्ट में जाकर सर्च करें यूट्यूब में कि यार 10 दिनों में कैलकुलस कैसे कर लें, 1 दिनों में कैसे कर लें, ये कर ले वो कर ले। कुछ नहीं होता वो उन चीज़ों में। एज अ यूट्यूबर बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही होता है, सिर्फ एक दिलासा होता है और कुछ नहीं होता। और क्या बोलूँ उसके बारे में, अपना टाइम नहीं बर्बाद करते, आप लोग जानते हैं, समझदार लोग हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ना सबसे पहला टॉपिक है जो कंटिन्यूटी। आप में से कुछ लोग होंगे जो बोल सकते हैं कि क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपका एक चैप्टर वगैरह था, 13 चैप्टर। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बोलें कि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लास 11th में हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं कुछ क्लास 11 का लिंक ही नहीं देने वाला आपको। क्लास 11 से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं होगी, जो होगा अभी होगा, आपके सामने होगा। हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 2 चीज़ें पढ़नी है। एक्सरसाइज 5.1 बेसिकली बेस्ड है कंटिन्यूटी पर। इसके बाद जितना कुछ चलेगा वो डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशियबिलिटी ये बताएगी कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जो कि एक्सरसाइज 5.1 ऑनवर्ड्स होगा। तो अभी फिलहाल हमें कंटिन्यूटी को समझना है, उसके बाद हम डायरेक्टली डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है वो समझ लेंगे। इधर आ जाओ। कंटिन्यूटी का माय डियर्स कुछ भी मतलब नहीं होता, एक सिंपल सा मतलब होता है कि ना अगर मैं आपको बोलूँ ना कि यार ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना, y इज इक्वल टू, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x टाइप का, तो कहना इसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 टाइप का। कोई आपको कहेगा ये कैसा दिखता होगा, आप लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले 3 घंटे की क्लास ली थी स्ट्रेट लाइन पर। मैंने बहुत तगड़े तरीके से वहाँ बताया था, आप लोगों को अब तक देख लेना चाहिए। स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो मैं डायरेक्टली बनाकर दिखा रहा हूँ कि कैसी लाइन है। ये ऐसी लाइन है जो 0,3 से पास करती है और कुछ इस तरह से पास करती है। मैं जस्ट आपको एक्चुअल फिगर जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अदरवाइज जिसको नहीं आ रहा है कैसे बना वो रहने दो। वो इतना मान लो कि हाँ ऐसी दिखती होगी ये लाइन, अगर दिखती है तो ये ऐसी लाइन है जिसमें आप देखोगे कि हम इस लाइन में हम कहीं से भी कहीं तक चलें,
तो कहीं भी हमें अपने पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसा कि देखने से दिख रहा है। फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं, कंटिन्यूअस मतलब कि जो बीच में ब्रेक नहीं होता, ऐसा कर्व जहाँ पर हम अपने पेन को जब ड्रॉ करते हैं उस कर्व को पर्टिकुलर जिसको हम बना रहे होते हैं, अगर हमें अपने पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती उस ग्राफ को बनाने के लिए, उस कर्व को बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है। थोड़ी क्लैरिटी आएगी इसमें जब मैं इसका काउंटर एग्जांपल दूंगा डिसकंटिन्यूअस का, तो आपको उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा दिखता है कि वही आपकी एक्स एक्सिस है और वही आपकी वाई एक्सिस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कुछ ऐसा हुआ कि ये गया और उसके बाद ये चले गया। अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस इसीलिए है क्योंकि इस रास्ते में यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये ब्रेक हुआ है। ब्रेक हुआ है मतलब कि ये हुआ कि ये टोटल फंक्शन जो आपको दिख रहा है ये एक सिंगल फंक्शन है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको यहाँ से पूरा वो ड्रॉ करने में अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। जब आप यहाँ से अपना पेन चलाओगे और यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको डेफिनेटली पेन को उठाना पड़ेगा और फिर यहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी अपने पेन को किसी कर्व को बनाते इसमें लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा तो ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन बोला गया कि ऑब्वियस इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड इन मैथमेटिक्स। अरे डाला था कल स्टेटस में। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा कि फिर ऑब्वियस नहीं कहना चाहिए, ठीक है, तो दिख रहा है कहने का मतलब है। तो ये आपका हो गया ओरिजिन। आप समझते हैं कि चक्करबाजी क्या है, चक्करबाजी क्या है वो समझते हैं। इधर देखो चक्करबाजी माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि एग्जाम्पल देता हूँ तो बात कुछ समझ में आया आपके। एक काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इधर देखिएगा प्लीज, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लिया एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं फंक्शन बोलता है कि यार x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं अपनी वैल्यू 1 दूंगा और x इज लेसर देन 0 के लिए मैं अपनी वैल्यू लेट अस से 2 दूंगा। ये फंक्शन ने डिफाइन किया अपने आप को, मैंने नहीं किया। फंक्शन कह रहा कि मैं ऐसे वर्क करता हूँ। मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। अब इस क्वेश्चन को करा ही लेता हूँ, फिर देखते हैं जो हो रहा होगा। पता चल रहा किसी को दिख ही नहीं रहा, मैं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं अपने अकेले में लगा हुआ बोलने में। हे भगवान ना हो ऐसा, ठीक है। तो इधर आ जाओ। अब आपको ये जो फंक्शन दिख रहा है इसे ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। ये कहता है y की वैल्यू 1 होगी। हमने बोला कब होगी, जब ये कहते हैं x इज नॉन नेगेटिव नंबर। दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज पॉजिटिव रेंज, ठीक है ना। x जहाँ पर पॉजिटिव डोमेन है और हम कह सकते हैं दिस इज अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। यानी कि यहाँ पर जब 0 भी होगा या x अगर 0 भी हो जाए या 0 से ऊपर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, आंसर 1 आएगा y का। अब y 1 कहाँ पे बैठता होगा, समवेयर हियर, तो 1 यहाँ बैठता होगा। यहीं कहीं पे रास्ते में 2 बैठ जाता होगा। मतलब कोशिश करें जितना डिस्टेंस इसको दिया उतने डिस्टेंस इसको दें। पेशेंस से सुने, पेशेंट होकर सुने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आगे बहुत स्लोली चलने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन इतना तय मानो कि मैं आपको समय से पहले सब कुछ करा दूंगा, बहुत पहले, ठीक है ना। लेकिन स्लोली स्टेडी चलो। इधर देखते हैं x इज ग्रेटर देन 0 का रीजन कौन सा है। ये रीजन x इज ग्रेटर देन 0 का रीजन है और इसके इस तरफ वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है वो x इज लेसर देन 0 यानी नेगेटिव x का है और ये वाला पॉजिटिव x का है। किसको रेफरेंस लेना है, इस पॉइंट को रेफरेंस लेना है जो कि ओरिजिन का पॉइंट है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जब हम चलेंगे तो हमें x इज ग्रेटर देन 0 मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें x इज लेसर देन 0 नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है y की, यानी कि कांस्टेंट टाइप फंक्शन है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से ये कंटिन्यूसली एक ऐसा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस एक ग्राफ चला जाएगा, एक लाइन चली जाएगी जो बताने की कोशिश कर रही है कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए x की आप चेक करोगे तो आपको y हमेशा कितना मिलेगा, 1 1 1 कांस्टेंट फंक्शन इतना मिलेगा। जबकि 0 पर ये क्या है, इंक्लूड है। इंक्लूड है मतलब एक क्लोज्ड सर्किल मैंने बनाया, क्लोज्ड सर्किल मतलब इंक्लूड है 1। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझ लीजिए जरा। ये कहना चाह रहे हैं कि fx की वैल्यू 2 होती है। हमने कहा कब, जब बोल ले x नेगेटिव होता है। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा फंक्शन जब x नेगेटिव होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है उस समय, 2। तो आप बोलोगे कि यार इसका मतलब ये हो गया इस तरह का फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू 2 होगा। कब होगा, जब x एक नेगेटिव नंबर होगा। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन कितना होता है, 1। तो 0 पर 2 नहीं हो सकता। 0 पे आपको दिखाना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0 की जो वैल्यू करस्पॉन्डिंग है यहाँ पर ये ओपन है, यानी कि ये ग्राफ यहाँ वैलिड नहीं है। ओपन करने की कोशिश की है मैंने उसे, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर कोई वैल्यू पूछेगा, आप देखोगे ऊपर जाके एक वैल्यू ये मिल रही है, एक वैल्यू वो मिल रही है। लेकिन जो ओपन सर्किल होता है वो वैल्यू नहीं होती, एक्सक्लूडेड होती है। जो क्लोज्ड है यानी कि वैल्यू वो है, यानी x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है। इतनी छोटी सी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा कर्व कौन सा है, बेसिकली ये फंक्शन कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे फंक्शन ऐसा दिखता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, उसके बाद यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है और उसके बाद यहाँ से ऐसे मूव करता है। अब मुझे बताओ इस कर्व को, इस चीज़ को बनाने के लिए आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा या नहीं करना पड़ा।
हुआ क्या होगा, आप पीछे से कहीं से इन्फिनिटी से आए होंगे, निगेटिव इन्फिनिटी से कहीं आप आए हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कहीं आप जा रहे हैं। जब आप अपने पेन को चलाते हुए बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा था, कंटिन्यूस था फंक्शन, लेकिन जैसे ही आप इस जगह पे पहुंचे अच्छा था, लेकिन अब आपको जंप लेना है, क्योंकि अब आपको जस्ट यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आना है। अगर जंप लेना है तो कैसे लोगे जंप, पेन को ऐसे तो चला नहीं सकते, ऐसे तो चला नहीं सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं चला सकते, इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि वो डिफाइन है भाई, x इक्वल टू 0 के लिए 2 है और 0 से जस्ट जो भी बड़ा नंबर आएगा वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 से जो भी जस्ट बड़ा नंबर आएगा। तो अब आपको यहाँ से जस्ट एक जंप लेके यहाँ आना पड़ेगा, सीधे अपने पेन को उठाना पड़ेगा और उसके बाद आप सीधे चलोगे। कह सकते हैं कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, फॉर x इज लेसर देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन एज अ होल ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये बात किसी को समझ में तो नहीं आ गई? यस नो बोल दो पहले, ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए कि हाँ कुछ हो रहा है। और प्लीज़ एक बात बोल दूँ, कैलकुलस है कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि इसके नाम पर लगे, आपने नाम सुना होगा या हवा बना दी किसी ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, मज़ा नहीं आया ना आपको तो बताना। अगले एक हफ्ते तक टिक सकते हैं तो टिक लें, क्योंकि उसके बाद से मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, अपने आप मज़ा आएगा आपको। इसलिए एक हफ्ते तक कह रहा हूँ, सिर्फ आज का दिन देख लो, मंडे है शायद आज, अगले मंडे तक एक बार आप कंसिस्टेंट रहो, अब फिर मुझे बोल दो कि नहीं आ रहा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, बोलो अब, ठीक है ना? चलो बताओ। ठीक है, अभी मैंने कुछ खास बात नहीं करी है, बहुत सिंपल सी बातें हो रही हैं, और सिंपल ही चलेंगी, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाएगी, कुछ नहीं है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है, एक बेसिक आइडिया आपके मन में बन रहा होगा कि यार मतलब क्या कंटिन्यूस, मतलब क्या कि जब भी ग्राफ को एक बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के सीधे चलता रहता है कंटिन्यूसली, तो हम कहते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है। शक्ल और सूरत से ये डिसकंटिन्यूस नजर आ रहा है, बोलो आ रहा नहीं आ रहा है? डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। अब हम देखना चाहते हैं कि यार कंटिन्यूस कैसे हो सकता है। तो देखिएगा जरा, मैं एक बात समझ गया कि ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यार देखो x इज इक्वल टू ये पॉइंट कौन सा है, कहां पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है? 0 पर, क्योंकि 0 के राइट हैंड साइड पर अगर मैं देखो, एक मिनट में एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे टर्म डिफाइन होते हैं। एक का नाम होता है LHL, एक का मतलब होता है RHL, एक का मतलब होता है RHL, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये दो तरह की लिमिट्स होती है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका सिर्फ मतलब ये होता है माय डियर्स कि जैसे कि इधर देखना, जैसे मान लेते हैं ये दिख रहा, अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ, इस फंक्शन की इक्वेशन ये लिखी हुई है, सुनो ध्यान से, मैं आपको कह रहा हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 3 ऑफ fx, कैलकुलेट करो कितना होगा। अगर मैंने ये लिख के दे दिया आपको, इसका मीनिंग समझते हैं। ये कह रहे हैं कि जो ये फंक्शन आपका दिखा हुआ, इस फंक्शन की वैल्यू तब क्या होगी जब इसे x इज इक्वल टू 3 से अप्रोच किया जाएगा, जब इसे x इज इक्वल टू 3 से अप्रोच किया जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब है 3 को अप्रोच किया जाएगा। अब 3 को अप्रोच दो तरह से किया जा सकता है, एक तो इस तरीके से 3 पॉजिटिव और दूसरा तरीका होता है 3 नेगेटिव। मैं समझा रहा हूं इन दोनों के मतलब क्या है। एक तरीका 3 पॉजिटिव, एक तरीका 3 नेगेटिव। अब देखो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है, 3 नेगेटिव का मतलब है कि 3 कहीं रास्ते में यहाँ कहीं पे बैठा होगा 3,0। ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं इसके नेबरहुड से। वो क्या हो सकते हैं? एक तरीका ये कि आप 3 को इस तरह से अप्रोच कर रहे हो, इस तरफ से कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से, 3 की लेफ्ट हैंड साइड, यानी 3 से कम नंबर जो है उनसे आप उसको अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि 3 से यहाँ पीछे कहीं पे 2 हटता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 से अप्रोच कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जगह से अप्रोच कर रहे हैं वो 3 से छोटी है, यानी 3 से निगेटिव है, यानी कि ये वाली चीज़, यानी कि वो जो अभी ब्लू कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, वो जो ब्लू कलर का टाइप का अगर आपको कलर दिख रहा हो, एरो जो आपको दिखाई दे रहा है, वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि फंक्शन fx इज दिस x इज टेंडिंग टू द फंक्शन f फ्रॉम 3 नेगेटिव, यानी कि 3 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द नंबर 3। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस चीज को देखें, अगर मैं बोलता हूं ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि इस चीज को जो अप्रोच किया जा रहा है पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया जा रहा है, पॉजिटिव साइड से 3 को अप्रोच किया जा रहा है, पॉजिटिव नेबरहुड से अप्रोच किया जा रहा है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज। ठीक है ना, जिसको मैंने थोड़ा पिंक कलर के उससे शो कर रखा है। तो सिर्फ मतलब इतना सा होता है। अगर हम सॉल्व करें तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहीं लगे हाथ दिखा देता हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। समझोगे तो नहीं यार? देखोगे? अच्छा देखो मैं समझा रहा हूं आपको। इस चीज को मैंने बता दिया, क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि इसे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया गया। किसको? x इज इक्वल टू 3 को। कहां से अप्रोच किया गया? x इज इक्वल टू 3 की नेगेटिव साइड से।
तो ये ऐसा दिखता है। इसको सॉल्व करते समय आप बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, और एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे जो गिवन है इस पर्टिकुलर केस के लिए x + 3 है। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, अब देखना कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पर क्या है, छोटा सा कुछ नहीं करना, x3 नहीं है यहाँ पे, x3 नहीं है, x कौन है, x कोई भी इसके नेबरहुड का नंबर है लेफ्ट हैंड साइड का, x = 3 के कोई जस्ट नियर बाय का नंबर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है। तो जस्ट जो भी नंबर पीछे की तरफ बैठता होगा, पीछे वो 3 - समथिंग होगा ना यार, 3 - समथिंग होगा। उस 3 - समथिंग को लेट से हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द x = 3 - समथिंग, लेट अस से h, वेयर h इज वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टू 0। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बिल्कुल नेबरहुड का अगर मैं पॉइंट ले रहा हूं तो मैंने h को एज स्मॉल एज मच एज इट कैन, मैंने उतना स्मॉल इसे बना दिया ताकि h इज टेंडिंग टू 0, यानी 3 में से बहुत कम नंबर निकला। यानी कि आप समझ सकते हो कि 3 में से अगर 0.0000 कुछ जाएगा तो x कुछ और नहीं है, 2.9999 टाइप की चीज़ है। तो 2.9999 से मैं इस 3 को अप्रोच कर रहा हूँ, यानी बहुत नेबरहुड से मैं 3 की तरफ जा रहा हूँ। अब इस चीज़ को जब आप वहाँ प्लेस करेंगे देखिएगा कैसे लगने लग जाएगा। x के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 3 - h, और 3 के प्लेस पे आप सिंपली रखेंगे 3 इस तरह से, और यहाँ पर x इज टेंडिंग टू 3, यानी कि जब तक फंक्शन x का था तो लिमिट x की लगेगी, लेकिन ये टोटल फंक्शन अब h का हो चुका है तो h की लिमिट लगेगी, और h के बारे में बात पता है कि h इज टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा नंबर है। आप इसको सॉल्व करोगे 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 - h, और h पर आप सिंपली अब वैल्यू रख सकते हो कितनी, 0। h पर हम सिंपल वैल्यू कितनी रख सकते हैं उसकी, 0, और ये रिजल्ट हो जाएगा 6। h की वैल्यू तब नहीं रखते जब इंडिटरमिनेट सा आंसर आता है। मान लिया यहाँ 6/h होता है तो हम h की वैल्यू 0 नहीं रखते, फिर कुछ और करते। फिलहाल इसका आंसर ये हो गया। अगर मुझे राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है, मैं राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करूंगा, सेम यही वर्क करूंगा। मैं लिखूंगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्रॉम x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव मतलब जो 3 है उस पर पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं यहीं पर साइड में मानकर कि लेट दिस टाइम x = 3 + समथिंग दैट इज h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0 अगेन। इस तरह की कोई चीज़ हमने सपोज करी है। हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू डाल दे, फंक्शन क्योंकि वही है, ये पूरा फंक्शन एक ही, यार इस फंक्शन का नाम 3, देखो इधर इस फंक्शन का नाम क्या है, x + 3, पूरा एक ही फंक्शन है। मैं यहीं पर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ अभी लगे हाथ। x + 3 हो गया, और आप बोलोगे कि x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव दिस टाइम। आप आसानी से कह सकते हो कि उन वैल्यूज़ को अगर आप प्लेस करोगे x के प्लेस पर, देन इट विल बी 3 + h, x की वैल्यू हो गई और ये 3 इस पर लगा हुआ। अब टोटल फंक्शन क्योंकि h का बन चुका है माय डियर, इसीलिए आप लिमिट भी किसकी लगा दोगे, h की लगा दोगे, और आप इस चीज़ को अब सॉल्व करोगे। अब मुझे बताएं सॉल्व करके 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 6 + h है इस बारी में, और लिमिट जब उस पर लगेगी h इज टेंडिंग टू 0 वाली, तो आप आसानी से कह सकते हो दिस आंसर इज इक्वल टू 6 ओनली। आंसर 6 आ गया। यानी आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया, आंसर 6 आया, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया, आंसर 6 आया। अभी कुछ समझते हैं, रुक जाओ। एक काम करता हूं, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसे समझना। ये कहना चाह रहा है कि जहां पर x = 3 का पॉइंट है, वो पॉइंट कर्व को कहाँ, यहीं कहीं पर टच कर रहा है, यहीं कहीं पर टच कर रहा है, यानी कि वो अपनी वैल्यू ये दे रहा है। और अकॉर्डिंग टू दी हमारा अजम्पशन ये बता रहा है कि 3 के जस्ट आप नियर बाई जाओगे अगर, तो वैल्यू 6 को अप्रोच कर रही है। इस बात को थोड़ा समझना। ये जो रिजल्ट आया है ना यार, ये 6 किस चीज़ का आंसर है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब 3 नेगेटिव 3 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एक बहुत छोटे नंबर से, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन कितनी वैल्यू के करीब जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं पूछ रहा, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा है। जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा है, ये बात है कहने की। दूसरे शब्दों में जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो y कितने को अप्रोच कर रहा है, 6 को अप्रोच कर रहा है। और ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी 6 को अप्रोच कर रहा है, जब हम राइट साइड से आ रहे हैं तो भी वो 6 को ही अप्रोच कर रहा है, दोनों केसेस में। यानी इस पर्टिकुलर केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल है। तो क्या हम ये यहीं से कंक्लूजन निकाल दें कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, रुक जाओ। अभी मैं जस्ट डॉट्स बना रहा हूँ, कनेक्ट नहीं किया अभी डॉट्स, रुक जाओ। पहले कोई है यहाँ, ये भी तो देख लें, कोई है तो नहीं यहाँ पे? हाँ 11th क्लास का फंडा है, हाँ बिल्कुल। लिमिट नहीं आती, अमन मैंने कहा ना लिमिट नहीं आती। मैंने कोई बड़ी भारी लिमिट कुछ नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया लिमिट का। और ऐसा अपने मन में एंटिसिपेट मत करो, मैंने पहले ही कह दिया कि हमने 11th की लिमिट नहीं पढ़ी, कुछ नहीं आना उससे, ठीक है, कुछ नहीं आना। और ये नहीं चलना यहाँ पर,
ये छोटा सा टॉपिक है आज का जिसे आपने समझना है। अभी मैं जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा आप ही की बुक के, चिंता मत करो, सब लोग ऐसे उड़ाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, चिंता मत करो, मैं एक बार ना इस चीज़ को बता रहा हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें एक साथ रिपीट करूँगा। मुझे भी डॉट बनाने दो, फिर कनेक्ट करता है मिल बांट के। इधर देखो, मैंने इस बार एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया, y = fx टाइप का फंक्शन, जो मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूँ कि ये फंक्शन ऐसा है कि फॉर x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 2 है, लेट अस से, और फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3 है। मान लिया एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अभी समझो, दोबारा से समझ लो उस बात को, एक बार यहाँ समझना क्या हो रहा है। अब हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा है ये बात, इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करोगे, यहाँ पर x एक्सिस बना दो, यहाँ पर y एक्सिस बना दो। काफ़ी कुछ चीज़ें भी हमें क्वेश्चन के थ्रू भी समझ में आएंगी। एक बेसिक आइडिया ले लो, बेसिक आइडिया, कोई और टेंशन में नहीं आना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझना। देखेंगे जरा, इस चीज़ को ड्रॉ करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यार यहीं कहीं पर रास्ते में 3 बैठता होगा, लेट अस से ये 0,3 का पॉइंट है, और यहाँ कहीं पे मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं कि 2 बैठता होगा, ये 0,2 का पॉइंट है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि यार जब x 0 नहीं होगा तो आंसर fx का 2, fx मतलब y का आंसर 2 होगा। अब x 0 कब नहीं होगा, एक तो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट को छोड़कर इसके आगे जाओगे तो x 0 नहीं होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 का हम कह सकते हैं x डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम इस तरफ आते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे x इज लेसर देन 0 होगा, यानी अगेन x 0 नहीं होगा, 0 से कोई छोटा नंबर होगा, नेगेटिव होगा, वहां पॉजिटिव होगा। सिर्फ x 0 इसी पॉइंट पर होगा जो ओरिजिन कहते हो जिसे आप। अब आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर वो कहता है वैल्यू 3 है, यानी x इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसे क्लोज कर दो, सर्किल को क्लोज कर दो। अब सवाल ये होगा कि x इज इक्वल टू 2, सॉरी, नेगेटिव x के लिए और पॉजिटिव x के लिए वैल्यू 2 है, यानी कि जहां पर x 0 नहीं होता वहां पर वैल्यू 2 है। अब 2 को कैसे बनाओगे, देखेंगे इधर, देखना कुछ भी नहीं है, बात कंक्लूड कर रहा हूं बस, देखेंगे इधर, कुछ नहीं करना। हमें पता है कि नेगेटिव में इसकी वैल्यू 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। यहां पहुंचेगा क्या होगा, यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर 2 नहीं बोल सकता वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 3 है। अब समझना, x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 3 है, तो इसके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एम्प्टी सर्किल बनाना पड़ेगा, एम्प्टी सर्किल, और उसके बाद फिर ही अपनी गाड़ी को यहीं से आगे चला देगा, यानी कि ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अभी क्या कहना चाह रहा है समझे, ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ ऐसा है, आएगा नेगेटिव से, रास्ते में रुकेगा, मैं सर्किल नहीं बना रहा, सर्किल बना के आपको लगेगा क्या है, रुकेगा रास्ते में, और फिर यहाँ पर सीधे चल देगा, फिर यहाँ पर सीधे चल देगा। और रास्ते में रुक के हुआ क्या है, इस पर्टिकुलर जगह पर ये सारी की सारी x की वैल्यूज़ है, ये x की वैल्यूज़ है सारी की सारी जो आपको नजर आ रही है सारी, ये स्पेशली x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है। अब x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू यहाँ कहीं पे आ रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि फंक्शन अपनी वैल्यू कैसे दे रहा है, फंक्शन आएगा अपनी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुक कर एक जंप लेगा ऊपर पे, और फिर देन रिटर्न बैक। समझ रहे हो, यहाँ से एक जंप ले रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू सारे नेगेटिव तक तो वो अपनी वैल्यू ऐसे देता रहेगा, x इज इक्वल टू 0 पर उसे जंप लेना पड़ेगा, देन नीचे आना पड़ेगा, जंप लेना ही लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकता, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ऐसे कैसे जाएगा आप ही बताएं, क्योंकि 0 से जितने नेगेटिव नंबर है सबके लिए उसे 1 होना है, तो नेगेटिव से जैसे ही वो 0 होता है उसे तुरंत जंप लेना पड़ेगा ऊपर 3 के लिए। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्या बताने की कोशिश की आप वो समझो। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वैसे तो मैं कर दिखाता हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। मैं जनरल नॉलेज से प्लीज समझेंगे, सिर्फ चीज़ों को समझना है, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना। इधर देखो, x इज इक्वल टू 0 के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जाता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली कर दिखाता हूँ, वैसे जनरल नॉलेज बता रहा है कि वैल्यू सेम है। इधर आओ प्लीज़। x इज इक्वल टू 0 के मैं बिल्कुल नियर बाई आया, कहाँ पहुँचूंगा, नेगेटिव नंबर पे पहुँचूंगा ना। कौन सा नेगेटिव नंबर होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि 0 से जैसे ही लेफ्ट में आऊंगा मैं 100% नेगेटिव पे पहुंचूंगा। और नेगेटिव x के लिए मुझे पता है y की वैल्यू कितनी डिफाइन है, y की वैल्यू डिफाइन है 2। जैसे ही मैं इस 0 के पॉजिटिव साइड में जाऊंगा, 0 के जस्ट पॉजिटिव साइड में जाऊंगा, 0 के राइट हैंड जाऊंगा, मैं तुरंत पॉजिटिव x पे पहुंच जाऊंगा। और पॉजिटिव x के लिए जो y डिफाइन है वो फिर से 2 है। पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने अलग से नहीं बोल रखा, उन्होंने कुल मिला के बोल रखा है जहां पर x 0 नहीं है वहां पर आंसर 2 होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी आंसर 2 ही है, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी और फॉर x इज लेसर देन 0 के लिए भी, दोनों के लिए इसके y के आंसर 2 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच करें या राइट हैंड साइड से हम 0 को अप्रोच करें, दोनों में हमारा जो फंक्शन है वो 2 को अप्रोच कर रहा है।
यानी वो इक्वल है। अगर वैसे नहीं है मैथ्स करके देखते हैं। मैथ्स कहती है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स। क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ, आई शुड राइट इट एज जीरो नेगेटिव। समझ लो पहले इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू कितनी है। अब जीरो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, साइड में आओगे और आप कैलकुलेशन करोगे। जीरो नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, आप यहाँ पर साइड में आओगे, आप बोलोगे x इज इक्वल टू जीरो माइनस समथिंग दैट इज, ये हो गया वेर h इज टेंडिंग टू जीरो। यही तो मतलब, यानी कि आप यहाँ पर अंदर लिख सकते हो कि जीरो माइनस एच हो गया, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं h इज टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि h पर फंक्शन बन गया। आप समझना जरा, जीरो माइनस एच इज नथिंग बट माइनस एच। एक और बात छोटी सी ध्यान रख सकते हैं, h जीरो को टेंड करता है और पॉजिटिव साइड से टेंड करता है। यानी अगर कहें कि h की वैल्यू कितनी है तो 0.00000 लास्ट में कहीं जाके 1 लगा देना। कहने का मतलब इतना है कि है तो ये बहुत छोटा नंबर लेकिन पॉजिटिव नंबर है, ये ध्यान रख सकते हैं। जीरो माइनस एच कुल मिला के क्या हो गया, जो भी रिजल्ट आया आपका, अगर मैं कहूँ कि रिजल्ट क्या आया, आप बोलेंगे रिजल्ट आया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर आया माइनस का h, और आप कह सकते हो कि h जब जीरो में प्लेस करूँगा रिजल्ट कितना गया, जीरो। सिमिलरली अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, और एक बात रुकेंगे जरा, इसके आंसर में आप कैसे बोलोगे, इसको ऐसे समझो, इसका आंसर क्या होगा, इधर देखना, डायरेक्टली जीरो मत रखना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा। देखो आपको पता है माइनस एच क्या है, माइनस एच मतलब क्या, जो भी है वो जीरो नहीं है, जो भी यहाँ अंदर रखा हुआ है वो जीरो नहीं है एटलीस्ट। और जीरो नहीं के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन था, वैसे भी कर सकते हो, ऐसा है ना, वैसे नहीं करते, डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे देखना। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो की तरफ पॉजिटिव साइड से आया जा रहा है, राइट हैंड साइड से। यानी कि आप समझ गए, इसका मीनिंग है x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, वेर h इज टेंडिंग टू जीरो, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। आप जस्ट यहाँ पे प्लेस करोगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन को देखोगे कि फंक्शन कितना हो रहा है, जीरो पॉजिटिव पर फंक्शन कितना है। आपने सपोज, एक सेकंड, तभी तो मैं कहूँ गलती कर रहा हूँ ना, मैं सॉरी, हाँ मैंने गलती करी मैंने, तभी मुझे गलत सा कुछ लगने लग गया था कि मैंने जीरो माइनस एच गलत लिखा ना यहाँ पे। जो समझ गए बधाई हो आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि जीरो माइनस एच मैंने लिखा गया, सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए था, एफ एक्स लिखना चाहिए था। देखना इधर जरा मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे ना एफ एक्स की वैल्यू लिखनी चाहिए, x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एफ एक्स कितना होगा, यानी कि हम समझ गए जब x जीरो नेगेटिव होगा यानी कि एफ एक्स 100% कितना होगा, 2, क्योंकि x कितना है, जीरो माइनस समथिंग, जीरो नहीं है, तो एफ एक्स कितना होना चाहिए, डायरेक्टली 2 आंसर आना चाहिए था, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, 2 आना चाहिए था डायरेक्टली आंसर, इसका आंसर 2 ही है, 2 इसका आंसर है, सिंपल। और सिमिलरली आपको कुछ सपोज करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, कहने का मतलब ये है, आप फिर से लिखोगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि कहना चाह रहा है कि जीरो पॉजिटिव, यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब इतना है कि x डज नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो मतलब है। और जब x जीरो नहीं होता उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, जब x जीरो नहीं है, हमने डिसाइड करा है कि फंक्शन कितना होगा, 2 होगा, तो फिर से इसका आंसर 2 ही हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू जीरो पर ही चेक कर लो, तो आप देखोगे कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो पर 3 है। ये यहाँ पर सिर्फ बात इतनी बताने की आपको कोशिश की जा रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन दे बोथ आर नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट फॉर विच वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, वी आर फाइंडिंग द डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, ये इतना काम है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसी आए, इक्वल आए, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या फंक्शन उस x इज इक्वल टू उस जगह पर क्या इनके इक्वल आ रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे ये ग्राफ को अगर आप देखोगे, ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन ठीक चल रहा है, उसके बाद x इज इक्वल टू जीरो पर वो डिसकंटिन्यूस वापस वो वहीं पर आ गया जहाँ पर वो सीधे था। अगर सोचें कि यहाँ पर ना जाता है x इज इक्वल टू जीरो पर, अगर ये x इज इक्वल टू जीरो पर भी अपनी वैल्यू इतनी देता जितनी इन जगहों पर देता आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। अभी नहीं हो पाएगा, मुझे फिर क्वेश्चन कराने पड़ेंगे क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन से ये चीज़ समझ में आने वाली है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, पहले मुझे कोई लोग बताओ कितना % समझ में आया, फिर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी से।
रुक जाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा लग रहा है, ठीक है ना। किसी को क्योंकि डाउट है मॉड वगैरह की, कुछ बातचीतें आप लोग करने में लगे हुए हैं, मॉड को भी समझाता हूँ। पहले ना मैं क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको फील आए कि यार आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मुझे प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करनी है। देखो एक्सरसाइज 5.1 हो सके तो प्लीज़ एक बार ओपन कर लें, और मैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 से ही आपको क्वेश्चन नंबर सीधे कराता हूँ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो मिलने वाली है, ठीक है। इधर देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो, और इसमें कुछ लिखा हुआ है। देखो फंक्शन को इस तरह से इन्होंने डिफाइन करा है कि 2x+3 फंक्शन 2x+3 है, और 2x-3 भी है कुछ कंडीशंस पे। कब 2x+3 है? इफ़ x इज़ लेसर देन इक्वल टू 2, यानी जब x 2 से छोटा या 2 के बराबर है, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय 2x-3। ये क्वेश्चन है बोला हुआ। इंस्ट्रक्शन है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। फंक्शन कैसे डिफाइन है वो आपको इन्होंने बता दिया। ओहो, फंक्शन कैसे डिफाइन है इन्होंने आपको बता दिया। अब ये सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि इसकी डिसकंटिन्यूस पॉइंट फाइंड करो। फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आप कहीं भी नहीं चेक करोगे। जहां पर फंक्शन पे शक हो रहा है, जहां पे इस क्वेश्चन को शक हो रहा है, इसको x = 2 पे शक है, तो 2 के अगल और बगल में, यानी 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 की राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर कितनी है। तीनों अगर इक्वल हो गए फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं हुए तो डिसकंटिन्यूस है। अगर जो मैंने बात कही मैं उसे लिख कर दिखाऊं आपको, इसका सिर्फ मतलब इतना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एट विच वी आर फाइंडिंग द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो अभी x = 2 पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो मुझे इसे लिखना चाहिए। पहले मैं जनरल डेफिनेशन लिखता हूँ, जनरल लिखता हूँ मैं बात, ठीक है, फिर 2 के लिए कर लेंगे। ये कहना चाह रहे हैं इसी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x, a पर चर्चा चल रही है अगर, तो x इज टेंडिंग टू नेगेटिव, और फंक्शन ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, अगर x a पॉजिटिव की तरह से टेंड कर रहा है, और अगर तीसरी बात f एट a हो गया। ये जस्ट एक कंडीशन है। अगर ये तीनों चीज़ें एट अ टाइम फुलफिल हो गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ। देखते हैं इधर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। कहाँ पर चर्चा कर रहे हैं? एट x = 2 पर, जहाँ पर फंक्शन चर्चा कर रहा होता है हमें भी वहीं पर बात करनी होती है। अब देखें, आप बोलोगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, शुरुआत कैसे करोगे? x इज टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। आप कहना चाह रहे हो कि जो 2 नाम का नंबर है, उस 2 नाम के नंबर को हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 2 की नेगेटिव साइड से, यानी 2 की लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे जस्ट आप लिख दो फंक्शन। उसके बाद इस चीज़ को आप लिख सकते हो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और आप साइड में जाके पता कर लो कि जब x 2 से क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ यार, इसका मीनिंग क्या हुआ? x इज लेसर देन 2, यही तो मतलब हुआ इसका। 2 नेगेटिव मतलब क्या? 2 से छोटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी x यहाँ पर है वो 2 से छोटा है ना, समझ रहे हो? इसका मीनिंग क्या होता है? x इज टेंडिंग फ्रॉम 2 नेगेटिव टू द 2, 2 की नेगेटिव साइड से टेंड कर रहा है 2 को, यानी कि 2 की नेगेटिव साइड से 2 को टेंडिंग हो रही है। यहाँ पर x कौन है? x यहाँ का कोई भी नंबर हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो उस समय आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो हमें पता है व्हेन एवर x इज लेसर देन 2, इक्वल टू बस आएंगे लेसर देन 2। जब भी x 2 से छोटा है तो इन्होंने डिफाइन करा है कि उसका फंक्शन कितना होना चाहिए? 2x+3 ये फंक्शन होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। हमेशा तरीका सॉल्व करने का आपको एक एजम्पशन लेना है कि लेट x इज इक्वल टू, x क्या कुछ भी होगा 2 से छोटा नंबर होगा 100%, हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। x इज इक्वल टू 2 - h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। 2, 3, 5 क्वेश्चन अभी कराऊंगा आज ही आज में, तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। देखते रहो, अब क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। आपने ये जो एजम्पशन लिया इसको जस्ट यहाँ पर आप इम्प्लाई करो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2, x के प्लेस पे कितना लिख दो? 2 - h और +3 कर दो। और यहाँ पर क्योंकि टोटल फंक्शन h का बन चुका है तो इसलिए लिमिट भी किसकी लगेगी? h की लगेगी। अभी फंक्शन x का था, लिमिट किसकी लग रही थी? x की लग रही थी। आपने विशाल इस चीज़ को जस्ट सॉल्व करना है। सोनू को समझ में आ रहा होगा। अब देखो कुछ भी नहीं है। अब आप डायरेक्टली h को प्लेस कर सकते हो। h को किस समय हम प्लेस नहीं करेंगे? अगर मान लिया ऐसी सिचुएशन हो गई कि 3/h, इस टाइप की सिचुएशन हो गई, तो हम h को डायरेक्टली 0 नहीं रख सकते फिर, क्योंकि फंक्शन इनडिटरमिनेट नहीं होना चाहिए। फंक्शन डिफाइन अगर हो पा रहा है h की वैल्यू रखने के बाद, तो आपको डेफिनेटली h की वैल्यू रख देनी चाहिए।
ठीक है ना, ये फंडा छोटा सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस पर हम क्लास 11th में डिस्कशन करते भी थे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अब एक काम करें कि 2 माइनस एच के प्लेस पे 0 रख दें +3, और आपका रिजल्ट आ गया 2 2 जार 4 + 3 7 आपका रिजल्ट आ गया। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किया, आपका रिजल्ट 7 आ रहा है। अब मैं जाऊँगा राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। इसकी राइट हैंड लिमिट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा सबसे पहले देखते हैं। एट x = 2 पर ही पूरी की पूरी बातचीत चल रही है। 2 के राइट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं किसको, 2 को, यानी कि हम कह सकते हैं कि फंक्शन पर लिमिट लग रही है कि फंक्शन को एक ऐसा नंबर है जो कि 2 पॉजिटिव की तरफ से 2 को टेंड कर रहा है, ये मीनिंग है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे इसका मीनिंग हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, x डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 नंबर है, 2 से 100% बड़ा नंबर होगा, क्योंकि x 2 के राइट हैंड साइड के जितने नंबर होंगे 3 4 5 टाइप के 2 से ग्रेटर है, 2.1 2.2 टाइप के। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रखनी है। आप देखें कि whenever x इज ग्रेटर देन 2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है इस बार। फिर मैं लेता हूँ आपका डाउट ना, जिसको भी जो डाउट होगा फिर मैं ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर दूँ, फिर मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। देखेंगे अब आपको समझ में आ गया कि यार हमें फिर से क्या एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ सपोजिशन लेना पड़ेगा। x = 2 इस बार क्या होगा, प्लस h, क्योंकि 2 के राइट हैंड साइड के जो भी नंबर होंगे वो 2 प्लस समथिंग होंगे, है ना। वेर h इज टेंडिंग टू 0, कुछ नहीं होगा, उसी चीज़ को सॉल्व कीजिए। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 2 + h, और 3 है माइनस का रख दो, हाँ, और यहाँ पर फंक्शन टोटली h बन गया, तो h पे बन गया, तो h इज टेंडिंग टू 0। आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, अभी काफ़ी इजी हो रहा है और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जार 4 मतलब h को डायरेक्टली 0 अगर आप रखोगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है 4 - 3 दिस टाइम, तो इस बार आंसर आ रहा है 1। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 7, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 1, बात तो यहीं खत्म हो गई। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x = 2 पर। क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आई थी, क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता, नहीं, तब भी श्योरिटी नहीं थी। क्यों, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाने से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, इस वाले में नहीं, कहाँ गया वो, मैंने किया तो था साइड में कहीं पे, इस वाले में, इस वाले केस में 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे आप जाओगे सारे आंसर 2 हैं, राइट हैंड साइड पे जाओगे सारे आंसर 2 है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है लिमिट। लेकिन फंक्शन को उस पॉइंट पर जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी वो अपनी अड़ोस और पड़ोस में दे रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। The sufficient condition is left hand limit is equal to right hand limit and equal to the value of the function at that point for which we are interested to find the discontinuity or continuity of the function। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो आपकी बुक का एग्जांपल है, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए तीसरे पर तो चेक करके कोई फायदा भी नहीं है। अभी से आप बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर ये 7 और वो भी 7 आ रहा होता, आपको तीसरा काम भी करना पड़ता। वो काम क्या होगा, आपको फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालनी होगी जहां पर आप डिस्कशन कर रहे हो x = 2 पर। और आप देखें कि x = 2 पर फंक्शन कितना है, x = 2 पर फंक्शन 2x + 3 है, इक्वालिटी 2x + 3 दैट इज व्हाट 2 2 3। अभी समझना, मैंने आपको एक क्लियर विजुअलाइजेशन देना है। यहाँ से 7 कह सकते हैं कि यार ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन वो नहीं है। इसको थोड़ा प्लीज यार ग्राफ से समझेंगे। अब हम ट्रैक पे आ रहे हैं, क्योंकि अब मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको विजुअलाइज हो रही हैं चीज़ें। अब मैं करता हूँ विजुअलाइज, अभी नहीं भी। पहले इतना मुझे प्लीज बताएं, किसी को इतनी सी बात चमकी, कैलकुलेशन वगैरह चमका थोड़ा बहुत, फिर मैं इसको कुछ समझाता हूँ आपको। जब तक इसका फिगर नहीं बनेगा ना, आपकी आंखों में इसकी दिखेगी नहीं है क्या चीज़ है। टेंड वाला हर टाइम लेना पड़ेगा, डेफिनेटली लेना पड़ेगा। असल में आप एक बहुत लॉजिकल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अभी धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, अगर अभी तक नहीं आ पाया तो। हम क्या कर रहे हैं ना, फंक्शन के नेबरहुड पर वैल्यू चेक कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, रुक जाओगे। हाँ सर, आपने 2 पर ही चेक किया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमने 2 पर ही इसलिए चेक किया ना, क्योंकि हम हर रियल नंबर पे चेक नहीं कर सकते। हमारा हमेशा काम यही है कि जो भी जिस पर वो फंक्शन अपना फेस चेंज कर रहा है, जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है,
क्योंकि जनरल नॉलेज लगाओ, एक जनरल नॉलेज बताऊँ क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई एक फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यार वो तो कंटिन्यूस ही होगा ना डेफिनेटली, अगर एक ही उसमें डिफाइन है। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन आया, जहाँ पर भी ट्रांजिशन आता है हमें चेकिंग वहीं करनी होती है, क्योंकि असल में ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है, ये दो अलग अलग फंक्शन को मिलाकर एक फंक्शन बना है। तो जहाँ पर एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के बीच में ट्रांजिशन आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे दो फंक्शन ट्रांजिशन दे रहे हैं, तो इसीलिए हमें वहीं पर चेक करना पड़ता है और हम वहीं पर करते हैं। समझ गए निशांत? सर ऑरेंज वाले पार्ट में डैट का क्या मतलब, एक सेकंड है, ये डैट नहीं है यार, ये ब्रैकेट तो नहीं करे, ब्रैकेट है जस्ट ना, और डैट कहाँ लिखा हुआ मैंने, ओह सॉरी यार, इतना बेकार लिखता हूँ मैं, लेट था यार, LET है, ठीक है सॉरी, आजकल ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही स्टाइल में आ गया मैं, लग रहा ये ऐसे वाला एल बनाना चाहिए था मुझे। विश्वजीत देखो, बहुत सी बातें ना हमको क्वेश्चन के दौरान ही समझ में आएगी, इसलिए हम 2 3 5 प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले ना मुझे इस पर डिस्कशन करने दो। आप कह रहे हो h टेंडिंग टू 0 का मतलब समझ नहीं आया, कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो हमने टेंड कर रहे हैं हम 2 पर, वो 2 के बिल्कुल नेबरहुड से कर रहे हैं। अभी ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये पूरी चर्चा जो हो रही है, इसको एक फिगर में दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये मानकर चल रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेट लाइन का आप मास्टर हो, अदरवाइज जो नहीं है प्लीज़ वो जाकर बाद में स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देखना, रिसेंटली पढ़ाया था। इसीलिए ना मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हम मास्टर है स्ट्रेट लाइन के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं सिखाना मुझे अभी, इसलिए मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक तो 2x प्लस 3 है और y इज इक्वल टू एक 2x माइनस 3, और हम जानते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है, और वेर x इज लेसर देन इक्वल टू 2 और ये x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फटाफट से मैं 2 लाइन की इक्वेशन बनाता हूँ, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, बहुत सिंपल, और थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको रिकैप करवा रहा हूँ बस, जिसने पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c, दोनों के m 2 हैं, कुल मिलाकर दोनों के m सेम है, जब भी दो लाइनों के m सेम होते हैं, स्लोप सेम होते हैं, लाइन आपस में पैरेलल होती है। जस्ट रिवीजन है, ये समझा नहीं रहा, ये रिवीजन है, ठीक है। जिसको स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम होगी बता देना मुझे बाद में, ठीक है ना, क्योंकि ना स्ट्रेट लाइन हर जगह यूज़ हो रहा है, देखो ना, एडिशनली अगर चीज़ को हमें समझना है तो हमें स्ट्रेट लाइन का यूज़ है फिर यहाँ पर। अब इतना तो समझ में आ गया कि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है, एक बात। दूसरी बात, पहली वाली लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो है 0,3 का। दूसरी वाली लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, 0,-3 का, क्योंकि जो पीछे कांस्टेंट नंबर है वो y इंटरसेप्ट यानी लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है उसको बता रहा होता है, एक बात। उसके बाद ये लाइनें बनेंगी कैसे, इतना तो तय होगा कि दोनों लाइनों को गुजरना यहीं से है, लेकिन गुजर दो तरीकों से हो सकती है, या तो लाइन या तो लाइन ऐसी हो सकती है या तो लाइन ऐसी हो सकती है। कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि स्लोप का नेचर क्या है। दोनों के स्लोप 2 हैं, 2 कहने का मतलब कुल मिला के इतना हुआ कि प्लस के हैं, ये पॉजिटिव साइन मैटर करता है। प्लस कहने से मतलब ये हुआ कि ये एक्यूट होगा, यानी कि जो एंगल होगा इट शुड बी एक्यूट, यानी कि लाइन को वाली लाइन यहाँ पे दोनों में से मान्य होगी, जो कि कौन सी है, लेसर देन 90 वाली। कौन सी लेसर देन 90, जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम एंगल बनाती है। ये कितना बना रही है, देखो 90 प्लस बना रही है, ये मोर देन 90 का, ये मोर देन 90 का एंगल बना, ये मोर देन 90 का एंगल बना रही है, इसलिए ये तो गड़बड़ हो गई, ये वाली लाइन नहीं बन सकती। ये वाली लाइन सही है, क्यों, क्योंकि देखो ये लेसर देन 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स के साथ। इसीलिए हम समझ गए पूरी कहानी में लाइन ऐसे नहीं बनेगी। लाइन कैसी बनेगी, इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ शक्ल और सूरत से कैसी दिखती होगी, ऐसे। ये सिमिलरली इस पे भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो एग्जैक्टली जो वो लाइन है वैसी ही लाइन ये भी होगी। ये एकदम पैरेलल लाइंस, मतलब कोशिश करें पैरेलल बनाए। ये दूसरी लाइन है। अगर मैं इनके नामकरण करने की कोशिश करूं तो मुझे पता चलेगा इस दूसरी वाली लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और ऊपर वाली लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जहाँ पर 2 बता रहा है उनके स्लोप को, जो कि पॉजिटिव है, इसके कारण एक्यूट बनी। 3 बता रहा है उनके y इंटरसेप्ट्स को, कि वो y एक्सेस को कहाँ पर कट करती है, ऊपर वाली +3 पे, नीचे वाली -3 पे। एक सिंपल सा रिवीजन। लेकिन ये दोनों लाइनें क्या सही बनी हुई है, नहीं सही नहीं बनी हुई, कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन कहती थी कि जब x 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा, यानी 2 कहाँ पर होगा, पहले एक पता कर लें हल्का सा आइडिया के लिए कि ये पॉइंट कौन सा है। आइडिया ले लेते हैं ना कि पॉइंट 2 के आगे पीछे, जस्ट आइडिया। ये पॉइंट कौन सी लाइन है, ये यहाँ पर 100% y कितना होगा, 0 होगा, तो हम y 0 रखकर x को कैलकुलेट कर सकते हैं। y 0 रखेंगे, x कितना निकल रहा है, 3/2। 3/2 यानी कि आप समझते हो 1.5 टाइप का निकल रहा है, तो 2 कहाँ होगा, आगे ही होगा इसके, समझ रहे हो, 2 यहीं कहीं होगा। मान लेते हैं ये 2 का पॉइंट है। तो ये कहना चाह रहे थे कि 2 से छोटे नंबर के लिए, 2 से छोटे नंबर के लिए ये लाइन डिफाइन है, और ये लाइन कौन है, ये समझना जरा। 2 से छोटे नंबर के लिए, 2 से छोटा मतलब
और 2 को भी इंक्लूड करा है। इससे सारे छोटे नंबर्स के लिए कौन सी लाइन डिफाइन है? ऊपर वाली लाइन डिफाइन है। और ऊपर वाली लाइन का मतलब समझते हो? ये जा रही है ऐसे करके, और ये तो मैंने वो बना दिया भाई डीएनए। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ये जा रही है कर्व, कर्व ऊपर को जा रहा है। यानी कि ये वाला कर्व y इक्वल टू 2x+3 का कर्व ओनली एप्लीकेबल है x जब 2 से बड़ा है उसके बराबर हो, और 2 कहीं यहाँ दूर, इतनी दूरी पे बैठा हुआ, तो 2 से बड़ा है उसके बराबर हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मैंने ग्राफ थोड़ा सा छोटा बनता तो यार ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है ना? थोड़ा ग्राफ ज़्यादा बड़ा बन गया ना, वो दिखने में दिक्कत देगा आपको, ठीक है? थोड़ा स्मॉलर कर देते हैं उसे जरा। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें दिख जाए। ये था। हमें इतनी तो बात तय हो गई कि अगर x इक्वल टू 2 का पॉइंट यहाँ पर है, देखना जरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर x इक्वल टू 2 का पॉइंट ये है, ये वाला है, क्योंकि ये 1.5 का है, हमने इसे चेक कर लिया था, तो उसके आगे होगा। तो ये कहते हैं कि जो ग्राफ होगा वो कौन से वाले को फॉलो कर रहा है? x इक्वल टू 2 पर, और 2 से बड़े नंबर के लिए वो 2x+3 यानी कि इस वाली लाइन को फॉलो करता है। और ये वाली लाइन को अगर हम बोलें कि ये लाइन दिखती कैसे है, ये लाइन आगे को जा रही है, स्ट्रेट ही मान लेना इसे, ठीक है? नहीं भी दिख रही तो स्ट्रेट ही है। यानी कि इससे आगे तक हम अगर इस लाइन को बढ़ाते रहें ऐसे कर कर, तो x इक्वल टू 2 से, अगर हम देखें यहाँ पर, समझना जरा, 2 से ऊपर के लिए, यानी ग्राफ ऐसे फॉलो होगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कर ही लेता हूँ तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। वो बात सिर्फ इतनी सी कि मुझे इसे उड़ा देना चाहिए। यानी कि उस लाइन का सिर्फ आपको वही पोर्शन आपके काम का है जो x इक्वल टू 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, ठीक है ना? बाकी इस चीज़ की मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर जब हमने वैल्यू चेक करी तो हमें सिर्फ इतनी वैल्यू मिली। किसके अकॉर्डिंग? इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, और इस वाली लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x+3 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्योंकि ये इंक्लूड है इसलिए 2 पे मैंने सर्किल मारा हुआ ऐसा वाला। x इक्वल टू 2 से जितनी बिगर वैल्यू होंगी वो उस y को सेटिस्फाई करती रहेंगी जो ऊपर की तरफ चल दिया। दूसरी बात, ये 2x-3 की लाइन थी, ये कब फॉलो होती है? जब हम x इज ग्रेटर देन, आप लोग कह रहे होंगे ना वहाँ से, आप लोग कह रहे होगे कि भाई वो x इज़ लेसर देन 2 था। आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाला ग्राफ जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, x इज़ लेसर देन 2 के लिए था। सॉरी, आप लोग बोल भी रहे होंगे वहाँ से, x इज़ लेसर देन 2 के लिए ये ग्राफ एप्लीकेबल है। यानी 2 से जितनी छोटी वैल्यूज़ है उन तक ये वाला ग्राफ वैलिड है। यानी कि इसका ना ये वाला हिस्सा उड़ना चाहिए, ये वाला हिस्सा उड़ना चाहिए। यानी कि ग्राफ x इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से सारी जितनी वैल्यू आपको x इज लेसर देन 2 की चाहिए, जितनी आपको 2 से छोटी वैल्यू चाहिए, वो सारी वैल्यू ये देगा, ये वाला कर्व। और 2 से बिगर वैल्यू को, जो भी 2 से बिगर वैल्यू होंगी, 2 से बिगर वैल्यू को ये कर्व देता है, ये कर्व यानी ये कर्व। और 2 से बिगर वैल्यू यानी 2 अगर यहाँ बैठता है, 2 से ऊपर की सारी वैल्यूज़ ये देता है। ज़रा कुछ समझना है, छोटी सी बात बताना चाह रहा था और अब हो चुकी है फिनिश। ये सारे कर्व उड़ जाएंगे, ठीक है? ये भी यहाँ से इवन उड़ जाएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब ये क्या कहना चाह रहा है? अब आपको सब कुछ दिख सकता है ग्राफ में, और मुझे एक काम और कर देना चाहिए कि यहाँ पर एम्प्टी कर देना चाहिए और यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए। इस कर्व का नाम क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2x-3। अब ये क्या कह रहा है समझे जरा। जब x 2 से बड़ा होता है, बड़ा बिगर, तो उस समय वो इस कर्व को फॉलो करता है, आपको दिख रहा है। लेकिन जब x 2 के बराबर होता है तो वो इस कर्व को फॉलो करता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस कर्व को देखकर कि x इज इक्वल टू 2 पर जो y की वैल्यू है वो इसको फॉलो करेगी। यानी कि कितना? 2 2 जार 4 + 3 7। यानी कि हमें समझ में आ गया कि जो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ नथिंग बट 7 यूनिट। ये 7 यूनिट है, ये डिस्टेंस 7 यूनिट है। कितना है? 7 यूनिट है ये डिस्टेंस, 7 है इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का। अगर मैं आपसे जनरल नॉलेज से पूछूं कि मुझे खुद बताओ, इधर उधर कहीं मत देखो, 2 से जैसे ही मैं कोई भी बिगर नंबर लेता हूं वो किस कर्व को फॉलो करेगा? उस कर्व को फॉलो करेगा। किस कर्व को फॉलो करेगा? उस कर्व को। उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? जैसे मैं 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो आपको पता चलेगा वो इस कर्व को फॉलो करेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो वैल्यू अभी इतनी हाइट की थी, इतनी लंबी वैल्यू जो थी y की, वो तुरंत गिर जाएगी, इस रेंज में आ जाएगी। यानी कि अगर मैं 2 के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड जाता हूँ, मैं 2 के इधर पर, तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है? 7 के करीब मिल रही है। कह सकता हूँ कि वो वैल्यू 7 को टेंड कर रही है, क्योंकि वो अगले स्टेप में 7 को ही टेंड करना चाह रही है।
लेकिन अगर मैं 2 के इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ थोड़ा सा नेबरहुड में जाता हूँ, यानी कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट 2 माइनस एच का है और ये वाला पॉइंट हम कह सकते हैं 2 प्लस एच का है। जब हम 2 प्लस एच पर वैल्यू चेक कर रहे हैं वाई की, तो वो इतनी आ रही है, इतनी वैल्यू आ रही है, और वो कहीं ना कहीं कुछ और नहीं, वो अगर आप सीधे यहाँ पर वैल्यू रखने पर आए, अगर आप इस कर्व पर वैल्यू रखेंगे 2 ऑफ 2 प्लस एच माइनस 3 की, आप देखोगे एच 0 रखने पर 4 माइनस 3 रिजल्ट बना रहा है, यानी ये वैल्यू 1 के करीब है। यानी कि हम कह सकते हैं ना, सिर्फ बात इतनी सी हो रही है माय डियर्स, कि जब हम x के राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, जब हम x इज इक्वल टू 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है उस समय, समझ रहे हो? जब हम इस तरफ से आ रहे हैं 2 की तरफ, तो हमारा फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन हम जब लेफ्ट हैंड साइड से इधर को आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन 7 को अप्रोच कर रहा है। तो आप खुद ही समझ लें, ये ग्राफ ऐसे चल रहा था, यहां पर ये पहुंचा, यहां तक ये कंटिन्यूअस था, लेकिन अगला जंप उसे सीधे यहां लेना है, डिसकंटिन्यूअस है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में अनइक्वल है, जो हमने पहले पुराने एग्जांपल में भी देखा था। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? लेफ्ट हैंड पर जो चेक किया वो बोल रहा है कि 7 को टेंड कर रहा है, राइट हैंड लिमिट बोल रहा है कि 1 को टेंड कर रहा है, और वही आपके वहां से रिजल्ट आए थे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूँ उसके बाद, ठीक है ना। पहले आप मुझे बताएं, इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि वो, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 7 और ये 1 क्या बोलना चाह रहे हैं। 7 बोलना चाह रहा है कि जब हम 2 को x इज इक्वल टू 2 को हम निगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं, तो हमारा फंक्शन 7 को अप्रोच करता है। आप देख रहे होंगे अभी ये ग्रीन सी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको ग्रीन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये 7 नहीं है अभी। 7 तो ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन की लेंथ है, लेकिन जैसे ही हम 2 के नेगेटिव तरफ से हम जब अप्रोच कर रहे हैं 2 को, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन लाइन किसको अप्रोच कर रही है? ब्लू लाइन को, यानी कि 7 यूनिट को अप्रोच कर रही है। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं, जब हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं, तो हम किसको अप्रोच कर रहे हैं? 1 वैल्यू को, 1, क्योंकि यहां पर जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 ही हो सकती है, और इस एंड पे जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इस फंक्शन के लिए वो कितनी? 7 ही हो सकती है। इस फंक्शन के लिए, इस लाइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू 7 ही हो सकती है। ये फंक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अपनी वैल्यू को, y की वैल्यू बढ़ाता रह रहा है। मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकता है? 7 तक। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से जब भी अप्रोच किया जाएगा x इज इक्वल टू 2 को, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 तक वो टेंड करने की कोशिश करेगा। जबकि इस तरफ से जब हम यहाँ को आएंगे तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली घट रही है। आप देखोगे y की वैल्यू घट रही है जब हम x के इस तरफ आ रहे हैं, और वो किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रही है? अल्टीमेट गोल उसके बाद 1 है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकता, 1 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकता, और वो 7 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता। मैं ना क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए था, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा करना है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि यार कौन सी बात आपको कब समझ में आ जाए, क्या पता। हो सकता है किसी को ऐसे में बहुत क्लैरिटी आ गई हो सकता है इसमें किसी को कुछ लगा हो कि हाँ चलो ठीक है। निखिल, आप कह रहे हो कि स्ट्रेट लाइन पढ़ा दो। देखो, पढ़ाया जा सकता है और जब ज़रूरत होगी पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। अभी इतनी खासा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सच में क्यूरियस हैं तो यार अभी मैंने बोला ना 3 घंटे का मैंने एक लेक्चर में पूरी कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पढ़ाई अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, तो उसको क्यों नहीं देख लेते हैं, ठीक है। वरना जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ मैं पढ़ाऊँगा। एक्सरसाइज 6.3 तक का है तो वेट करें, फिर वहाँ मुझे पढ़ानी है। अच्छा, ग्राफ से समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओहो, तब तो मैंने ग्राफ समझा के यार गलती कर दी। मैंने तो सोचा ग्राफ से समझना थोड़ा आसान होगा, मैंने तो सोचा ग्राफ से समझना आसान होगा, क्योंकि ग्राफ में एकदम दिख रहा था डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कौन सा है और क्यों हम 2 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपको फिर तभी क्लियरिटी आएगी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। 2 3 5 क्वेश्चन अभी देखोगे ना, आपके सामने करवाता हूँ, आप ही लोग बोलोगे कि यार बहुत समझ में आ गया, हमें तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। देखो चलो 7th क्वेश्चन ही कराता हूँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपको इसमें क्लैरिटी नहीं रहती तब तक नहीं जाने वाले हम। अब हो तो नहीं गई सबको क्लियरिटी? मॉड ऑफ x प्लस 3, देखो इधर प्लीज़, पहले मुझे मॉड एक्स वाला पहले ना मुझे मॉड एक्स करवा देना चाहिए आपको, ठीक है। इधर देखो, पहले ये क्वेश्चन करने से पहले, ये 7th क्वेश्चन नहीं है, ये एक मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन है, मैं अपनी उससे करा रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ऐसे डिफाइन है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स डिफाइन है इस तरह से, और इसका मीनिंग होता है कि इसका आंसर होगा x व्हेन x इज ग्रेटर। यार ध्यान से समझ लेना, ठीक है, प्लीज़ यहाँ से समझ ले थोड़ा सा ऐसे जरा।
हमें ना मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि कंटिन्यूस होता है नहीं होता। प्लीज़ बहुत आराम से समझेंगे है क्या ये, प्लीज़ ध्यान से समझेंगे। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि कहाँ पर चेक करोगे। सबसे पहले हमें इतना तय हो गया कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, अभी ग्राफ से डिस्कस नहीं कर रहे, फिर ग्राफ देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर, एल ढंग का बना लूँ जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का सिर्फ मतलब है कि x इज लेसर देन 0, यानी 0 को हम नेगेटिव तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 को हम 0 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। समझ रहे हो क्या बात को, अभी समझ में आता रहेगा धीरे धीरे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। अब आप बोलोगे यार कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है फंक्शन को, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है उस समय, लिमिटिंग वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो आप लिखोगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन कैसे डिफाइन है, मॉड ऑफ x। अब प्लीज ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है। आप अगर नीचे पे साइड में आओ तो आप कह सकते हो लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, यानी कि x इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। ये आपने कंक्लूजन निकाला अपने लिए जब आपने ये बात कही। अब समझना जरा इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। अब मॉडुलस फंक्शन को पहले थोड़ा साइड में आके समझ लो, सारी बातें छोड़ दो, कंटिन्यूस मॉडुलस फंक्शन को समझो। मॉडुलस फंक्शन एक बहुत सिंपल बात बोलता है कि अगर मेरे अंदर कोई पॉजिटिव नंबर इंसर्ट कर दिया तो मैं उस पॉजिटिव नंबर को एज इट इज बाहर निकाल के रख देता हूं। लेकिन ये कहता है कि अगर मेरे अंदर नेगेटिव नंबर इंसर्ट कर दिया, कौन कहता है, मॉड कहता है, अगर मेरे अंदर नेगेटिव नंबर इंसर्ट कर दिया मैं उसको खींच के लाता हूं बाहर पे वैसे का वैसा जैसा वो था, लेकिन उसके आगे अपनी मर्जी से एक नेगेटिव साइन मार देता हूं। ये कौन मारता है, मॉड। और जब वो नेगेटिव साइन मारता है तो असल में वो पॉजिटिव हो जाता है। आज तक हमें क्या फंडा पता था, मतलब पता तो हमें आज से पहले भी था कि मॉडुलस मतलब हर नंबर को पॉजिटिवली निकाल देता है। कई स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि यार मॉड एक्स और मॉड एक्स का आंसर नेगेटिव कैसे आ रहा, नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव ही आ रहा। अब मुझे बताओ ये नंबर नेगेटिव है क्या, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5। हर कोई आके कह सकता है ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि वो 5 है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि x क्या है, मतलब अगर पूछता हूँ मैं आपको कि x पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव, कुछ लोग इसे पॉजिटिव कह सकते हैं, कुछ नेगेटिव कह सकते हैं। असल में हम नहीं बता सकते कैसे, क्योंकि डिपेंड करेगा कि इस x की वैल्यू क्या है। अगर किसी ने कह दिया x की वैल्यू 2 है तो ये पॉजिटिव है, किसी ने कह दिया x की वैल्यू -2 है तो फिर अभी नेगेटिव हो गया। इसकी शक्ल देख के हम बाहर से नहीं बोल सकते क्योंकि वो वेरिएबल है। तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये बोल रहे हैं कि मॉड x माइनस एक्स में तब खुलेगा जब x इटसेल्फ एक नेगेटिव नंबर होगा। अगर मॉड के अंदर डाला गया नंबर नेगेटिव होगा तो ये कहते हैं कि हम उसके आगे एक और नेगेटिव लगा देंगे। मैं नहीं, मॉड कहता है। अगर मॉड के अंदर डाला हुआ नंबर नेगेटिव होगा तो मॉड उसको बाहर निकाल के उसके अंदर एक और नेगेटिव डाल देगा। अगर x नेगेटिव है, x को बाहर लाओ, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा लो, क्योंकि x का नेचर अंदर से नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो मॉड ने बनाया उसको पॉजिटिव है, लेकिन दुनिया क्या समझ बैठी कि यार मॉड ने नाइंसाफी कर दी। ऐसा नहीं करता यार मॉड, ठीक है ना। सिमिलर चीज़ है। अब खुद ही सोचें, अगर x पॉजिटिव है जैसे कि यहाँ दिख रहा है 5, तो कुछ नहीं करता, एज इट इज आंसर बोल देता है। तो एज इट इज आंसर। होपफुली छोटी सी बात समझ में आई होगी। आ तो नहीं गई किसी को? यस नो बोलना जरा इस पे, यस नो बोलना जरा इस वाले पे। अच्छा, पिछले वाला इजी था ना। हाँ, सब कुछ इजी है, ठीक है ना। चलो, अच्छा जी, बड़ा खतरनाक नज़र आ रहा है यार। मैं तो बड़ा खतरनाक नज़र आ रहा है भाई। अच्छा, आ गया, गुड अंकिता। देखेंगे ज़रा, ठीक है प्लीज़, अभी समझ में आएगा अपने को क्या हो रहा है चक्करबाजी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इस चीज़ को ना, इस चीज़ को जो आपकी नज़र आ रही है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप ये इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ करोगे। आप बोलोगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x के प्लेस पे आप क्या बोल सकते हो, दिस टाइम -h ओनली, और यहाँ पे क्या लिखोगे, h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, सीधे 0 आ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं 0 आ रहा है इसका आंसर। लेकिन अगर खोलने पर ही आए, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि इसका आंसर अगर कोई पूछे, मतलब वैसे तो आंसर 0 आ गया है, 0 रख दो, 0 आ गया आंसर। लेकिन अगर हम मॉडुलस को खोलने की कोशिश करें तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, मॉडुलस ऐसे ओपन होगा कि मॉडुलस देखेगा उसके अंदर नंबर कैसा है।
माइनस लगा हुआ, और h के बारे में हमें एक बात पता है कि h इज 100% पॉजिटिव नंबर। h पहले से मैंने बता रखा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव दे रहा है, तो मॉड के अंदर की बैठी हुई चीज नेगेटिव h है। ध्यान से समझो, मॉड के अंदर जो बैठा हुआ नंबर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर को मॉड कैसे बाहर निकालता है, उस नंबर को खींच के लाता है और उसके आगे नेगेटिव मारता है, यानी इस चीज का आंसर बेसिकली h आ रहा है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि हमें उस h पर लिमिट लगानी है, क्योंकि हमें उस h पर लिमिट लगानी है तो हम इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं, क्या हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस चीज का आंसर आ गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इज टेंडिंग टू 0, और मॉड ये किस में खुल गया, ओनली h में खुल गया। भले ही अब आप इसको रखकर आंसर 0 बोल सकते हो, बात अलग है, वो बात अलग है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे ही कर इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, देखिएगा इधर, अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं क्या बोलूँगा, राइट हैंड का मतलब x पे चेक कर रहा हूँ तो x से 0 से बड़ी वैल्यूज़ पर, राइट हैंड है ना, x 0 के बड़ी वैल्यू होंगी राइट हैंड में, तो मैं कह सकता हूँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन लिख दूंगा यहाँ पर, और फंक्शन कितना है, फंक्शन मेरे पास जो डिफाइन है इट इज़ व्हाट, मॉड ऑफ x। अब मैं फिर से साइड में आऊँगा, मैं नीचे पर वही सपोज करूँगा अपने कुछ एग्जाम्पशन कि लेट x इज इक्वल टू दिस टाइम 0 प्लस समथिंग, लेट अस से h, एंड h इज टेंडिंग टू 0। इस वैल्यू को मैं जस्ट वहाँ इंसर्ट करूँगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x, यानी मॉड ऑफ x के प्लेस पे कितना लिखूंगा, x के प्लेस पे मैंने h लिखा, और यहाँ पर h इज टेंडिंग टू 0 दिस टाइम। अब आप मुझे खुद बताएं, मैं सिर्फ आपकी मॉड की प्रैक्टिस कराने के लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आप आंसर 0 बोल सकते हो नो डाउट, क्योंकि 0 रखोगे 0 का मॉड 0 होता है, अच्छी बात है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, मैं मॉडुलस की प्रैक्टिस के लिए आपको बोल रहा हूँ कि मॉड के अंदर बैठा नंबर कौन है, पॉजिटिव नंबर बैठा है, क्योंकि h हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है जो डिफाइन है यहाँ पर ऑलरेडी लिमिट में। तो क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर बैठा है तो एग्जैक्टली पॉजिटिव नंबर ही बाहर निकलेगा और उस पर लिमिट लगेगी, उस पर लिमिट अप्लाई होगी h इज टेंडिंग टू 0 वाली, और आंसर कितना देगा, फिर से 0 आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो कितनी है, 0 है, ये तो तय हो गया। आपको पता है कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट फॉर विच वी आर टेस्टिंग द कंटिन्यूटी। तो हम समझ गए कि यार एफ एट इस बार कहां पर निकालना पड़ेगा, इस बार निकालना पड़ेगा एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जब भी आप एक्स के प्लेस पे 0 रख रहे हो तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन बोलता है कि मेरा आंसर एक्स ही है, यानी एक्स का, समझ रहे हो क्या, अरे समझ तो नहीं पा रहे, एफ ऑफ एक्स पर आंसर कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, वेन एक्स इज इक्वल टू 0, मैंने x इज इक्वल टू 0, ये इस रूल को फॉलो करता है। तो अगर आपने f x के प्लेस पे 0 रखा तो 0 यहाँ पर भी कितना आएगा, 0, इसका मतलब इसका आंसर 0 है। आपको समझ में आ गया, इस समय लेफ्ट हैंड राइट हैंड और सबके सब आपस में एक दूसरे के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है और वो तीसरे वाले के भी इक्वल है, यानी कि फंक्शन की उसी जगह पे वैल्यू के, दैट मीन्स कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन जो आपका मॉडुलस फंक्शन होता है कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। और कुछ लोग जानते भी होंगे कि मॉडुलस फंक्शन को बनाते कैसे हैं, आपको जानना चाहिए, तभी मैं कह रहा हूँ। मैंने स्ट्रेट लाइन में फिर से ये भी डिस्कस किया था परसों, आप देख सकते हो तुरंत, जिसको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेट लाइन की वो डायरेक्टली समझ सकता है इस बात को मैं जो कह रहा हूँ। देखिएगा जरा, 1 मिनट लूँगा बस। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन को जो कि ओरिजिन से पास करती है एट एन एक्यूट एंगल, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x होती है 45 डिग्री पे। तो ये कौन सी वाली लाइन है, ऊपर वाली, y इज इक्वल टू x की। लेकिन इन्होंने कहा कि ये सब जगह वैलिड नहीं है, ओनली फॉर नन नेगेटिव नंबर्स, नन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो x की नन नेगेटिव वैल्यू के लिए, यानी x इज इक्वल टू 0 पे अच्छी बात है, और 0 से ऊपर की सारी वैल्यू के लिए कर्व फॉलो करेगा, लेकिन इन वैल्यूज के लिए फॉलो नहीं करेगा, ये क्योंकि x इज इक्वल टू नेगेटिव के रीजन में आ रही है, 0 पॉजिटिव को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही कर माय डियर्स, अगर आप देखोगे दूसरी वाली बात क्या, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की इक्वेशन क्या होती है। मैं ना इस पर जिक्र नहीं कर रहा अभी ये क्या है, अदरवाइज लोग जो जानते हो आप वो समझ रहे होंगे, y इज इक्वल टू mx की फॉर्म है। y इज इक्वल टू mx हमेशा ओरिजिन से पास करने वाली लाइन को बताता है। इस केस में mx में m कितना था, 1 था, 1 मतलब कि 45 डिग्री, 1045, जबकि यहाँ पर 10 135 डिग्री के एंगल पर है। कुल मिलाकर ना y इज इक्वल टू mx की, y इज इक्वल टू नेगेटिव x की इक्वेशन आप याद भी रख सकते हो, ऐसा बनता है। याद नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना चाहिए आपने। बस आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हमने नाम दे रखा y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, इस स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब अंकिता क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव वाले हिस्से में ये लाइन नहीं पेनिट्रेट करेगी, ये सिर्फ वहीं रहेगी,
आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान रखें, ब्लू लाइन ने भले ही अपना ओपन सर्किल बनाया होगा, वहाँ पर ब्लू लाइन ने भले ही अपना ओपन सर्किल बनाया होगा, लेकिन येलो लाइन ने वहाँ अपना क्लोज सर्किल कर दिया, इसीलिए यहाँ पर क्लोज हो चुका है सब कुछ। समझ तो गए नहीं, पता नहीं यार। वी तरह का शेप बना आपको, और ये शेप आपको दिख भी रहा होगा, शक्ल और सूरत से कंटिन्यूस है। इस चीज़ को बनाने के लिए आपको कभी भी अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना होगा, कंटिन्यूसली चलेगा वी शेप, ठीक है। ये y इक्वल टू मॉड x का फंक्शन है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा। अभी मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है। पहले ये बताओ, थोड़ी सी बात समझ में तो नहीं आई? मॉड x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज के लिए बोलता हूँ, डिफरेंशिएबल नहीं है, वो हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। जो भी फंक्शन शार्प होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ऑल्दो मैंने आपको बताया नहीं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। एक मिनट, और कोई है? हाँ, अंकिता समझ गई। और पहले यार मैं जानना चाहूँगा यार, कौन है यहाँ पर जो समझ रहा? सर वाई वी आर पुटिंग एच इज इक्वल टू एच इज टेंडिंग टू 0। देखो हम ऐसा इसलिए पुट कर रहे हैं ना माय डियर, देखो हम क्यों कर रहे हैं एच इज टेंडिंग टू 0 पुट, क्योंकि ना यार अगर मान लेते हैं कोई ये कर्व है इस तरह का, मैं इस पॉइंट पर जो मैंने अभी बनाया ये पॉइंट लेटस से x इज इक्वल टू कोई 2 का पॉइंट है। मैं क्या पता करना चाहता हूं कि 2 के नाइबरहुड में जो ट्रांजिशन का पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है अभी तक के क्वेश्चनों में, मैं उसके जस्ट बगल वाले और जस्ट उस तरफ वाले को चेक कर रहा हूं कि क्या दोनों में y की वैल्यू सेम आ रही है क्या। क्योंकि सोचो अगर दोनों में y की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब वो अलग अलग आई है, तो बीच में लिफ्ट करके आप गए होगे ऊपर, यानी फंक्शन बीच में डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा। तो यहां पर उस वैल्यू ऑफ x पर और उसके बगल वाले पर, तीनों पर सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चल रही होगी, क्योंकि सेम है वैल्यू, सेम, ठीक है। और इसीलिए हम कह रहे हैं एच इज टेंडिंग टू 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत दूर नहीं जाना चाह रहे, हम जस्ट 2 के नियर बाई जाना चाह रहे हैं। तो 2 के नियर बाई कोई भी नंबर क्या होगा, 2 से थोड़ा सा छोटा होगा। अभी वो छोटा सा नहीं कह सकते आप, अभी ये नंबर -100 भी हो सकता है, अभी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लिया h की वैल्यू 98 हो गई, तो ये कितना x 96 से अप्रोच कर रहे हैं ना। इसीलिए कह देते हूँ कि ये नंबर को हम ये शो कर रहे हैं कि हम 2 को बिल्कुल नियर बाई से, उसके नेबरहुड से टेंड कर रहे हैं। इसलिए ये बोलने के लिए हमें बोलना पड़ता है कि h बहुत छोटा नंबर है लेकिन एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि बिल्कुल 0.00000 टाइप की कोई चीज माइनस हो रही है 2 से, यानी कि बिल्कुल नियर बाई से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। और सिमिलरली यहां से भी हम बिल्कुल नियर बाई से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं एनसीईआरटी का, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चनों पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ना वरना आपको प्रॉब्लम हो गया। मैं चाह रहा हूँ एक बार इसको देख लें पहले, फिर मैं क्वेश्चन और थोड़ा सा फिर मुझे ना क्वेश्चन लेता हूँ। अभी एक सेकंड, थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। छोटी सी प्रॉपर्टी है, मजा आ जाएगा आपको, छोटी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन लिख देना यहाँ पर, या इसको आई शुड राइट इट इज अलजेब्रा ऑफ, क्या लिखना चाहिए, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा देख रहे हैं हम इसका कंटिन्यूटी का। देखो क्या होता होगा, कुछ नहीं है। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि इफ f(x) एंड g(x), प्लीज ध्यान से देखना, इफ f(x) एंड g(x) आर कंटिन्यूअस फंक्शन, मैंने कहा कि अगर f और x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि f(x) प्लस gx, तब मैं आपको कह रहा हूं कि f प्लस g भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तब मैं आपको कह रहा हूं कि f माइनस जी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तब मैं आपको कह रहा हूं कि f इंटू जी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, f इंटू जी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तब मैं आपको कह रहा हूं कि f ओवर g भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, वेर g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब, मैं मतलब समझा रहा हूं, चिंता मत करो। सबसे पहली बात तो ये कि f प्लस जी का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही है। f प्लस जी का कुछ और मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये है कि f प्लस जी का मतलब होता है f प्लस जी ऑफ x जनरली, और इसका मीनिंग होता है fx प्लस gx, ये इसका मीनिंग है। ये कह रहे हैं कि अगर fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, gx भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन दोनों का समेशन जो आता होगा वो भी कंटिन्यूअस होता होगा। अब इसको समझना है प्लीज,
छोटी सी बात है, लेकिन देखो साइड में आके समझ लेते हैं, बाकी आप कर लोगे आराम से, क्योंकि एक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल fx मैंने sin x ले लिया, अनदर एग्जाम्पल ऑफ gx मैंने ले लिया cos x। दोनों फंक्शन आपस में कंटिन्यूस होते हैं। आपने साइन का ग्राफ बनाकर देखा भी होगा और आप प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस डिस्कशन से पढ़ा है। अदरवाइज मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, sin x हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसीलिए मैंने उस एग्जाम्पल पर भी लिया है, क्योंकि ना sin x इस तरह का ग्राफ बनता है। sin x का कोई पूछे डोमेन कितना होता है, क्या होता है, रियल नंबर। sin x पूरे रियल नंबर पे इस तरह से अपना एक वेवी नेचर शो करते हुए ऐसे बढ़ते रहते हैं। आप देखोगे कहीं पर भी आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से चलते रहोगे sin x से एग्जैक्टली cos x भी होता है। cos x और sin x बेसिकली भाई भाई है, ठीक है। तो दोनों कंटिन्यूस है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमें पता, अगर हमने मान लिया कि चलो दोनों कंटिन्यूस हैं, मान लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहना है क्या चाह रहे हैं। तब ये कह रहे हैं कि जो एच एक्स होगा, यानी कि क्या, समेशन ऑफ दीज टू sin x प्लस cos x, ये भी कंटिन्यूस होगा। अच्छा, मैंने एक काम करता हूँ, sin x और cos x, चलो मैं अभी मैंने लिख लिया तो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मान लेते हैं, वैसे तो मैंने दिखा दिया आपको कंटिन्यूस है, तो मान लो कि दोनों के दोनों कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है ना। इफ दे बोथ आर कंटिन्यूस इन नेचर, अगर ये कंटिन्यूस है तो मेरे बोलने से कंटिन्यूस नहीं होंगे। कंटिन्यूस की कंडीशन को फुलफिल करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट लेट अस से ए। इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तभी वो कंटिन्यूस हो पाएगा। अब मैं दिखाता हूँ इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मतलब होता है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू a पर, मान लेते हैं हम चेक कर रहे हैं a कोई भी एक रियल नंबर है, क्योंकि x कौन हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि sin x का डोमेन एक रियल नंबर होता है। कोई भी वैल्यू ऑफ x आप चेक कर सकते हो, है ना। रेंज ऑल दो उसकी -1 से +1 के बीच में फिक्स होती है, लेकिन डोमेन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, -∞ से +∞, यानी रियल नंबर में। इसीलिए a कोई एक रियल नंबर है। मैं उस जो भी मैंने एक रियल नंबर चूज किया उसकी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ इस फंक्शन को, लेट अस से मैं sin x से लिख देता हूँ। और ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ sin x एंड इट इज इक्वल टू साइन ऑफ a। मेरी बात समझ तो नहीं पा रहा कोई? ये मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर sin x कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों सेम होंगी। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन अभी हमने पढ़ी, यानी कि जैसे इस पर ये फुलफिल हुआ, सिमिलरली इस पर भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू a, अगर हम उसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं a नेगेटिव पर, cos x की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ cos x की, जब हम a पॉजिटिव से cos x को टेंड कर रहे होंगे, और इक्वल टू होगी cos ऑफ a के। ये क्यों लिख पा रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे गिवन है कि लेट से sin x एंड cos x आर दी कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं। बाकी लैंग्वेज से मुझे कुछ नहीं लेना देना, कंटिन्यूस है मतलब ये कंडीशन होगी, बस काम हो गया ख़त्म। अब आप मुझे खुद बताओ ये कंटिन्यूस कब होगा? जब आप कहोगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h ऑफ x टेंडिंग टू, अगर a पर ही हम चेक कर रहे हैं जहाँ पर चर्चा चल रही थी, मैंने a नेगेटिव पर चेक किया, क्या कर रहा हूँ मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू a पर तीनों आंसर सेम हो गए तो ये कंटिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया? जबकि दीज कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। तो हम कह सकते हैं कि अभी हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट, LO, D नहीं है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहा था, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू a नेगेटिव, और मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए sin x प्लस cos x। और अलजेब्रा से, नॉर्मल लिमिट के अलजेब्रा से मैं कह सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू नेगेटिव ऑफ a sin ऑफ x प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू a नेगेटिव अगेन cos ऑफ x। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप जानते हो कि दिस थिंग, देखो ध्यान से देखो, ये जो आपको पहली वाली चीज़ नज़र आ रही है, कैसे दिखाऊं मैं आपको, ये जो पहली वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ कोई और नहीं, ये है, एंड दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू साइन ए। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस थिंग इज सिंपली इक्वल टू साइन ए। और सिमिलरली आप उसको देख सकते हो, जो बची हुई चीज़ है वो ये है, ये, और ये cos a की इक्वल है। क्यों? क्योंकि cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह पा रहे हैं इसका आंसर cos a आ गया। तो फिलहाल मैंने इतना चेक किया कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आता है, इतना आता है। मैं इसे जनरलाइज भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ माय डियर्स, ध्यान से देखना। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अगेन x टेंड्स टू फ्रॉम a पॉजिटिव, आप लोग समझ चुके होंगे कि मुझे यहाँ hx पे चेक करना है।
मैं फिर से कह सकता हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और hx कितना है, sin x प्लस cos x। और मैं फिर से सेम चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ जो मैंने अभी जस्ट ऊपर पे करी है। क्या थी वो ये थी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, और यहाँ पर लिखूंगा sin x, और यहाँ पर लिखूंगा प्लस कर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और ये हो जाएगा cos x। और आप लोग फिर से जानते हैं क्योंकि sin x और cos x कंटिन्यूस फंक्शन है, इसीलिए साइन ऑफ x का आंसर जब हम x को a पॉजिटिव पे टेंड कराते हैं, इस वाले का साइन यही होता है और इस वाले का cos a ही होता है। यानी कि आंसर फिर से कितना आ गया, sin a प्लस cos a। आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपकी मैच कर गई। फाइनली तीसरी बात आती है कि फंक्शन की वैल्यू, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, नहीं नॉट लिमिटिंग, वैल्यू ऑफ फंक्शन x हम चेक कर रहे हैं। हम h ऑफ x को चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू a पर, और h ऑफ x इज नथिंग बट दी वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। hx कोई और नहीं है, sin x प्लस cos x है। अगर मैं sin x प्लस cos x पर चेक कर रहा हूँ, कहाँ पर, x को a पर चेक कर रहा हूँ, तो h ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी, आप बता सकते हैं h ऑफ a इज नथिंग बट sin ऑफ a प्लस cos ऑफ a अगेन। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है उसी पॉइंट पर वो तीनों की तीनों सेम है, sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a। दैट्स वाई द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन भी वही होगा। और जैसे एडिशन के एग्जैक्ट वे में आप वो भी कर सकते हो, क्या नाम है उसका, सब्ट्रैक्शन, तो है ना। ठीक है, समझ में तो नहीं आया, कोई है तो नहीं यहाँ पे, पहले ये तो देख लो, ये फरार तो नहीं हुए सबके सब। ये बताना किसी को समझ में आया तो। अगर अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा, मैं किसको पढ़ा रहा था इतनी देर से, इसका मतलब यहाँ पे कोई है यहाँ पर, जल्दी बताएं प्लीज़। अच्छा, अच्छा नहीं लगा है मुझे देखकर, सच में बहुत बुरा लगा भाई। हाँ, ऐसा इतना मतलब सच में बेकार ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका मतलब। बच्चे कह रहे जाओ यहाँ से, इससे ज़्यादा कितनी इज्जत दोगे यार अब। हैं, इतना बुरा था क्या, इतना बुरा था, तब तो फिर मैं अब और पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से, देखो जरा, f(x) अगर sin x है, g(x) अगर cos x है, कोई आपको कहता है, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस, आपको दिख रहा है कि दे बोथ आर कंटिन्यूस, अगर ये आपको गिवन है, अगर कोई एक फंक्शन है hx इस तरह से डिफाइन है, hx का hx इस तरह से डिफाइन है कि fx डिवाइडेड बाई gx, यानी कि sin x बाई cos x, यानी हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट 10x। तो hx फंक्शन भी क्या कंटिन्यूस होगा क्या, क्योंकि जैसे अगर fx कंटिन्यूस है, gx कंटिन्यूस है, तो उनका समेशन भी कंटिन्यूस होता है, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है। तो क्या उनका डिवीज़न भी कंटिन्यूस होता होगा, हाँ होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, अगर आप सोचो कि ये cos x यहाँ पर कितना हो गया, अगर 0 हो गया, मान लेता हूँ इफ़ cos x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस बाद में होगा, पहले फंक्शन को एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा। hx नॉन एग्जिस्टेबल हो गया किस जगह, cos x इज इक्वल टू 0 पर, और cos x 0 कहाँ पर होता है, x इज इक्वल टू ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई पर, पाई बाई 2 पर। ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 पर हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos x की 0, यानी कि पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर ये 0 होता है। इसीलिए कहता है कि 10x भी कंटिन्यूस तो होगा, नो डाउट, हर जगह होगा, बस फंक्शन को अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोना चाहिए। फंक्शन सिर्फ x इज इक्वल टू ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 पर अपना एग्जिस्टेंस खोता है। आपको ये ग्राफ से दिखता भी होगा, क्योंकि 10x का ग्राफ अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो आप जानते होंगे कि 10x का ग्राफ कुछ इस तरह का लगता है। देखिएगा जरा, 10x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ से जाता है इस तरह से, ओरिजिन से, और यहाँ पर ये इस तरह से डॉटेड डॉटेड बन जाते हैं, और उसके बाद फिर ये ग्राफ यहाँ से निकलता है और यहाँ से फिर नीचे को आता है और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर को जाता है। मतलब समझ रहे हो क्या बात को, फिर यहाँ से ग्राफ आता है
ऐसे कर कर और यहाँ से फिर नीचे निकल लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, जैसे ये 0 का पॉइंट है, एग्जैक्टली ये पाई का पॉइंट है, 0 का पॉइंट है पाई का। ये पॉइंट कौन सा है? ये π/2 का पॉइंट है। आप देख रहे हो कि फंक्शन यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ पर ये जाता है, फिर ये ब्रेक होता है। कहाँ पर ब्रेक होता है? हमेशा π/2, ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2 पे हमेशा ब्रेक होता है। इसीलिए वही चीज़ वो भी बताने की कोशिश कर रहा है 10 के बारे में, कि जहाँ पर π/2 आएगा, ये वाला यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक कहाँ पर होगा? अगला यहाँ पर। और ये कौन सा रीजन है? 3π/2 का पॉइंट है, फिर से यहाँ पर ब्रेक होता है। यानी कि आपने जैसे ही मैं ग्राफ बना सकता हूँ, खुद ही सोचे मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा। अगर इसका बनाऊंगा, यहाँ से आता कंटिन्यूस बना दूंगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से बनेगा। कहने का मतलब π/2 पे मुझे रोज हर बार ब्रेक करना पड़ेगा, π/2 के इंटीग्रल। तो वो चीज़ वो शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात है, क्योंकि मैं आपके मन में एक नेगेटिव असर नहीं डालना चाहता, इम्पैक्ट नहीं डालना चाहता, क्योंकि जिन लोगों को लगा कि लेक्चर हमें समझ नहीं आया, उनके लिए मैं लास्ट में क्वेश्चन तो करा के जाऊँगा यार अब, क्योंकि मैं ये नहीं डालना चाहता आपके मन में कि ये ऐसा टॉपिक है और वैसा टॉपिक है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो कराऊंगा, देखना पड़ेगा सबको यहाँ जितने बैठे हुए। अच्छा, मेरे ख्याल से आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाली की बात तो नहीं कर रहे हैं कि हाउ कुड आई राइट दिस 2n + 1 π/2, इसकी बात कर रहे हो क्या? यार देखो, इसमें ना ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा खासा हिसाब किताब लगता है। अभी मैं ज़्यादा जिक्र तो नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अभी हाल ही में पढ़ाया था। अभी मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि x = ये इतना तो जानते हो ना कि 90 डिग्री पर, जिसको आप π/2 कहते हो, इस पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो खुद सोचिए, जब ये लौट कर वापस यहाँ आएगा, अभी इसको π/2 बोलते हो, एक चक्कर के बाद आओगे तो कितना चक्कर मान लिया आपने? 2π। π/2 पे 2π ऐड करो जरा, कितना होता है? 3π/2। फिर 3π/2 पे आप एक और राउंड मार के आओ, आपको पता चलेगा कि आप 5π/2 पे पहुंचो। तो इसी जगह पर हमेशा cos 0 होगा, और इस जगह के नाम इतने सारे हो सकते हैं। और इतने सारे नामों में हम एक बात कॉमन देख सकते हैं कि 1π/2, 3π/2, 5π/2, व्हाट वी कैन से ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2। इसीलिए हमने ऐसा कहा, ठीक है। नॉट ओनली फॉर x = 90, इट इज एप्लीकेबल फॉर x = ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2। चलो ठीक है, हाँ ये वीडियो अपलोड होगा भैया, बाद में अपलोड होगा, मतलब एप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक बार ना मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। आप लोगों ने ना मूड खराब कर दिया सच में यार, सच में भाई, ठीक है। बोल लोगे यार ये अच्छा है, तो हमारा मूड खराब करने लगे, ऊपर से हम पे ही बोल दे रहे कि अच्छा है। लेकिन ना यार मैं चाह रहा था कि यार एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लें, एक क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेते हैं, फिर भले ही आपकी मर्जी। फिर ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ बस, फिर मैं जा रहा इसके बाद। ऐसे बोलना पड़ रहा, बताओ बच्चों को यार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जैसे बच्चों को नहीं कहते यार ये कर लो छोटा सा, फिर चॉकलेट देंगे तुम्हें, वैसा करना पड़ रहा आप लोगों को, बहला फुसला के पढ़ाना पड़ रहा। इफ x इज लेसर देन 0, और मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा था पहले इंस्ट्रक्शन में 7 दिन बस, है ना। हाँ सिर्फ 7 दिन। इफ x इज ग्रेटर देन 0 = 0, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 7 दिन बस, इस बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको पता चलेगा, कभी लगेगा आपको बहुत आसान है, कभी लगेगा आपको बहुत मुश्किल है, लेकिन 7 दिन बस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। आप जानते हैं कंटिन्यूटी आपको x = 0 पर चेक करनी है, 0 के अड़ोस और 0 के पड़ोस में। तो आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एट x = 0 पर हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि x 0 के निगेटिव, देखो ना यार 0 यहाँ बैठता है, लेफ्ट हैंड मतलब इस तरफ, ये 0 से छोटा नंबर है नहीं यार 100%, तो x इज लेसर देन 0 की तरफ से हम आ रहे हैं। अब इस चीज को मैं कैसे शो करूंगा? मैं ऐसे शो करूंगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ माय डियर x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। इस नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ? 0 नेगेटिव कह सकता हूँ, क्योंकि 0 के नेगेटिव साइड में रहता है, और यहां से मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है उसमें, ये जानने में इंटरेस्टेड है कि जब हम 0 की तरफ से आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू मत बताओ, बोल रहे हो। समझ में आया कुछ? अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव को ऐसे लिख दो। फंक्शन को ढूंढ लो अब, क्योंकि फंक्शन 0 नेगेटिव यानी 0 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा बिल्कुल, ठीक है ना। मुझे मत बोलना कुछ यार, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे कि फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है यार।
x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। ये सिंबल नहीं लगाता क्योंकि ये सिंबल जनरली बॉक्स वैल्यू का सिंबल होता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए बाद में, ये होता है। तो हम कहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हम कहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना माय डियर, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको कुछ सिखाया तो नहीं है, सिखाया होगा एक बार याद करो, 0 माइनस एच, वेरी गुड, शाबाश। और मैं कह सकता हूं h इज टेंडिंग टू 0, और ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, अनर्थ हो गया था, बताओ अभी, h इज टेंडिंग टू 0। यहां पर आपको h इज टेंडिंग टू 0 को रखना है वहां पर, यानी कि मैं समझ गया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है, x के प्लेस पे मैं 0 माइनस एच, कुल मिलाकर माइनस एच रखना है x के प्लेस पर, माइनस का h रखना है h किसके प्लेस पर, और यहाँ कौन हो जाएगा, h इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि फंक्शन h का बन गया। यार डिफिकल्टी नहीं है, देख लो भैया, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है, बाद में मत कह देना कि ऐसा था वैसा था, ठीक है। अब तो बोलना ही मत कोई डिफिकल्टी है, मैं उसकी क्लास लूंगा फिर, ठीक है ना, उन्हीं को पढ़ाऊंगा जिनको डिफिकल्टी है। आपकी बार देखना सबको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा। मॉडुलस में ना इसलिए सिखाया था अभी पीछे पे, मॉडुलस क्या कहता है, ऊपर वाले में तो कोई चक्कर नहीं है, फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऊपर वाला तो जैसा है बेचारा वैसा ही है, माइनस का एच बड़ा सीधा साधा सा है, वैसा ही है। इधर देखो ध्यान से, मॉड के अंदर अगर माइनस का h लिखा है, मतलब मॉड के अंदर मैं कह सकता हूँ निगेटिव का नंबर लिखा है, क्यों, क्योंकि h हमेशा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नंबर h मॉड के अंदर है, और जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर होता है, मॉड उसे खींच के बाहर लाके एक नेगेटिव उसके आगे और पटक देता है, यानी कि ये नंबर मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या है मॉड के अंदर के नंबर का नाम, माइनस एच, नॉट ओनली एच, एच तो पॉजिटिव है, माइनस एच जो मॉड के अंदर रखा है वो निगेटिव है, जब वो मॉड से बाहर आएगा तो नेगेटिव एच ही रहेगा। मॉड बोलता है बाहर तो आओ तुम, एक नेगेटिव हम तुम्हें गिफ्ट करेंगे, ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, एच ने उस एच को प्लस एच वन जार एच कर दिया, और नेगेटिव 1 बच गया, कुल मिला के आंसर नेगेटिव 1। अब ऐसा नहीं कि एच इज इक्वल टू 0 रख दोगे, 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है, इंडिटरमिनेट, तो वो नहीं रखोगे आप सिंपली एच से एच को कैंसिल करके निकल लोगे आगे। ये बात समझ में तो नहीं आ गई किसी के, फिलहाल हमें समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या होता है। आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, राइट हैंड मतलब 0 के प्लस की तरफ, 0 के राइट हैंड से आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, यानी कि इस तरफ से अप्रोच कर रहे होगे, यहाँ को तो 0 को प्लस, 0 प्लस कह सकते हो ना, 0 से बड़ा नंबर, यहाँ से मैं इस बार 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, तो कह सकते हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर होगा। तो उस समय मैं अगर इसे कैलकुलेट करने पे आ जाऊँ तो मैं कहूँगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। जब x 0 पॉजिटिव की तरफ से टेंड कर रहा है, उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है। मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा यार देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है कि 0 पॉजिटिव यानी कि x जो भी है वो 0 प्लस समथिंग है, 0 से बड़ा नंबर है, यानी कि 0 से बड़ा मतलब इस कंडीशन को, यानी इसमें तो ये बोलता है फंक्शन का कोई चक्करबाजी नहीं है, सीधा आंसर -1 रख दो, आपको कैलकुलेट ही नहीं करना, सिंपल आंसर आपका माइनस का बना गया, कैलकुलेट नहीं करना, बधाई हो। तो एक कैलकुलेट तो हमने पीछे कर दिया, अरे भैया बधाइयाँ, इसका आंसर भी वही, इसका आंसर अब देखते हैं, काम होने वाला है शायद, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ गया, लेकिन अभी कंटिन्यूस नहीं कहना, अपने को फंक्शन की वैल्यू जो भी फंक्शन है, कैसे f एट उस पॉइंट पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लो कितना हो गया, ढूंढो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन किससे डिफाइन है, x इज इक्वल टू जब भी 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर लगाओ, आंसर सीधे -1 है। ये बोल रहे कोई कैलकुलेशन मत करो, -1 है, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आंसर आया अपना राइट हैंड का, और लेफ्ट हैंड का ये है, तो कहना इसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और आपस में सबके सब इक्वल है। इसको थोड़ा प्रोफेशनली लिखेंगे, जरा कैसा लगेगा लिखने में, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट से मैंने फंक्शन को अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से मैंने फंक्शन को अप्रोच किया 0 के, और फंक्शन को मैंने सिर्फ उसी वैल्यू पर चेक किया, यानी कि किस पर, f एट x इज इक्वल टू 0 पर, तीनों आंसर सेम निकले, दैट्स वाई द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कितनों को समझ में आ गया होगा पता नहीं, ठीक है। देखो कुछ बातें इसलिए भी बताई जाती हैं, जरूरी नहीं होता वो बातें आपको उसी समय समझ में आ जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग की जो बातें डिस्कस करी है उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपको उसी समय समझ में आ जाए, वो रिवीजन के दौरान भी समझ में आ सकती है, क्योंकि अब हमने कहानी को एक वे में देख लिया, ठीक है ना। तो पता नहीं अब समझ में तो नहीं आएगा किसी के, वैसे कुछ लोगों को नींद आ गई, कुछ लोग तो सो ही गए पूरे, लेकिन सोच रहे हैं कि सर को बुरा ना लगे इसीलिए जाते नहीं हैं, यहीं पे रहते हैं, भले ही सो जाते हैं, कोई बात नहीं। एग्जाम में ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं, ग्राफ इसकी खास तौर से ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हमारा काम किया कि चीज़ों को जितना हो सके समझें, ठीक है ना। तो ना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है हर बात आपके समझ में आए,
ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं अगर 10 तरीके खोल रहा हूँ उसके लिए, तो किसी एक तरीके से भी आ जाए तो आप फिर बाकी 9 को कवर कर सकते हो। इसलिए बताता हूँ मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे जो हमारा टाइम है पढ़ाई का, जो कि आज 1.5 घंटे हो गया, ये मान के चलो कि 1.5 घंटे में जाना है बस, चाहे आए ना आए, बस हमें बैठना है बस, ठीक है ना। फिर 1 हफ्ता बोला मैंने बस, ठीक है ना। ओनली 7 क्रूशियल डेज, ये डिसाइड कर देंगे यार सच में ना आपको कितना अच्छा फ्यूचर में मैथ्स आता है या नहीं आता। ये सिर्फ 7 दिन, ठीक है। 8वें दिन मैम मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा किसी को। no. अरे 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 ऐसा कैसे यार, ग्राफ और ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता, बताओ मेरे होते हुए और ऐसी चीज़ों से डर लग रहा, बताओ जिनके साथ मेरा बचपन बीता है, बताओ यार मेरे बचपन के दोस्तों से डर लग रहा है आपको। चलो यार मान लेता हूँ कि आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ना जो है आप लोगों को नींद वगैरह आ रही है, तो इसलिए मुझे चलना होगा यार, है ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था फिलहाल। मैं कल इसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 5.1 के फिर से, और अच्छे से करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। साहिल जोशी, ये एप्लीकेशन में अब वीडियो चला जाएगा, इसको आपने किसी ने भी शेयर नहीं करना होता। ये वीडियो कहाँ चले जाएगा, एप्लीकेशन में। असल में एक रीज़न है इसका, थोड़ा सा वहाँ पर डेटा कंजम्पशन, वैसे तो अब ठीक हो गया हिसाब किताब, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका डेटा कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा आता है एप्लीकेशन में, ठीक है, लाइव में, तो इसीलिए मैं वहाँ नहीं करता। मुझे लगता है सबके लिए बेनिफिशियल रहता है, जिसके पास है ऑलरेडी वाईफाई वगैरह उनके लिए तो खैर दोनों में ही ठीक था। लेकिन अब ये लेक्चर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद, और प्राइवेट होकर ये आपको अवेलेबल होगा कहाँ, एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसे और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। टाइमिंग यार आप कह रहे यही रहेगा तो यही रहने दो फिर, कोई जोक ही सुना दो, मतलब कह तो ऐसे नहीं जैसे कि पढ़ा तो पाया नहीं मैं, अब कोई जोक ही सुना दो फिर, ऐसा वाले तरीके से कह रहे क्या। चलो ठीक है, चलता हूँ यार। आपने मुझे ये कब से समझ लिया कि मैं जोक भी सुनाता हूँ। अच्छा, परम सैनी का फर्स्ट डे था, मज़ा आया। चलिए ठीक है, सभी लोग है ना यहाँ पर, चलिए ठीक है, गुड बाय बोलते हुए चलते रहे सबके सब, ठीक है ना, अपनी प्रेजेंस लगा के चलते रहे सबके सब। सर मैं मैथ्स को नाइट में नहीं पढ़ पाता, कुछ बता दो। तो मॉर्निंग में पढ़ें फिर ना, मतलब ये लाइव में नहीं पढ़ पा रहे। मैं तो खुद चाहता था पर्सनली कि हम मॉर्निंग में पढ़ें, लेकिन यार सर बच्चों का नहीं हो पा रहा, बाकियों का ना हिसाब किताब। स्ट्रेट लाइन ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन ज़रूरी है सच में। कितना बचोगे स्ट्रेट लाइन से। उजेशा क्या क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है बोला आपने, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा क्या क्लियर करने के लिए कहा उजेशा ने। एक सेकंड ना यार, मुझे तो दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। सर ऊपर प्लस एच कैसे आया, नहीं समझ आया, क्योंकि मॉड तो नीचे था। ये वाला सोच रहे हैं ना आप, ये वाला प्लस देखो, ये फ़ायदा होता है ऐसे प्लस बनाने का। इससे ये पता चल गया कि ये माइनस को प्लस बनाया गया है। अगर यही कह रहे होगे आप, तब मैं कह रहा ये माइनस का एच था, ये निगेटिव नंबर जो था ना मॉड के अंदर, वो कैसे खुल के आएगा बाहर, निगेटिव में खुलेगा। पहले तो वही नंबर लिख लिया जाएगा, उसके आगे नेगेटिव लगेगा, वो नेगेटिव ने ऊपर वाले नेगेटिव को प्लस किया उजेशा। अरे परम सनी, अच्छा परम सनी ने वो कमेंट उनका रिपीट किया है, गुड। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन कर लें, जितना जल्दी जो कर सकता है वो स्ट्रेट लाइन कर दे। अभी मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कल ट्रिगोनोमेट्री का जो मैं लिंक शेयर करता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको 900 वीडियो बना रखे मैंने, 950, तो मैं सबके थोड़ा लिंक शेयर करता रहूँगा आपको। मैं कुछ वो कर रहा हूँ जो रेलेवेंट है आप लोगों के लिए, जो जितनी जल्दी कर ले अच्छा रहेगा। आई होप उजेशा यू गॉट द आंसर, यू गॉट योर आंसर। आपको मैंने बता दिया ना, एक्चुअली कमेंट का थोड़ा सा चक्कर हो रहा है, थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो चलो चलते हैं यार, ठीक है, बाय बाय।
क्या, बाय बाय, गुड बाय। ठीक, तो होपफुली सभी को ठीक ठीक लगा होगा। मैंने कह रखा 7 दिन बस आपको कैलकुलस में कंसिस्टेंट रहना है। 8वें दिन आप बादशाह बन के निकल के आओगे। बादशाह, और दूसरा क्या कहना चाहिए मुझे, जो गर्ल्स हैं वो क्या निकल के आएंगी, महारानी राजकुमारी। चलो ठीक है, बाय। अरे टेस्ट कब सबमिट करना है, टेस्ट तो सबमिट कर देना था अब तक, 6:15 लिखा था ना मैंने। चलो बाय। ओहो, आज ना मौसम बड़ा बेमान है, आज गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा।